नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज हम नीट 2025 में आया हुआ जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं आज, है ना। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे नए हैं ना, उनके लिए फायदेमंद है ना। जिनका मान लो पिछली बार है ना 2025 में पेपर थोड़ा ना टफ था, मतलब इतना टफ भी नहीं था पर हाँ मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं उसको ना। फिजिक्स थोड़ा टफ लेवल की थी, है ना। तो उनके लिए भी है ना फायदेमंद है, क्यों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं उससे हमको एक आइडिया लगता है कि भाई है ना एग्जामिनर जो है आपका ना उसका पूछने का क्राइटेरिया क्या है। और वैसे तो आपको पता ही है एनटी एजेंसी लेती है ना एग्जाम आपका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो देखिए ये कौन सा पेपर है, नीट 2025 का। और इसमें हम कौन सा केवल केमिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। कौन सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे इसमें से। आपकी जो पेपर आता है ना नीट में वही पेपर है ना, पीडीएफ वगैरह नहीं है ना, जिससे आपको लैंग्वेज वगैरह है कैसी लैंग्वेज आती है ना। ऐसे पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा लैंग्वेज भी ट्रांसलेट कर देते हैं कई बार ना, या कई बार मिसप्रिंटिंग वगैरह हो जाती है। अब इसमें तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, जो भी मिसप्रिंटिंग वगैरह है कुछ भी है, कैसा है कैसी लैंग्वेज पूछता है सब कुछ है ना। इसलिए अपन ने ये पेपर लिया है। बाकी तो अपन इसकी पीडीएफ भी बना सकते थे। देखिए अपन इसको विद कंसेप्टुअल सॉल्व करेंगे ना, ऐसे नहीं केवल आंसर देख लीजिए। कंसेप्ट लगाने अपन को एग्जाम में अगर पेपर आता है ऐसा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, जैसे एलिमिनेशन मेथड वगैरह। जैसे आपके मान लो 5 ऑप्शन है, 5 में से मान लो 3 ऑप्शन है ना इनकरेक्ट कर दिया आपने, 2 बचे, 2 में से आपने सही आपने तरीका लगाया तो आंसर आपका सही आ जाएगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं ना, तो आइए देखिए बगैर समय खराब किए। और हम केवल 2025 का ही नहीं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जितने भी पेपर है ना सबको ना 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहले 25 वाला कर लेते हैं, फिर 24, 23, इसी तरीके से चलते रहेंगे अपन ना। यानी 25 से नीचे की तरफ चलेंगे अपन ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों 25 से पता चलेगा ना अपन को लेटेस्ट पैटर्न ये था, फिर उससे पीछे की तरफ देख लेंगे ये पैटर्न रहा आपके, तो आपको फायदेमंद रहेंगे ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना। प्रीवियस ईयर है ना क्वेश्चंस देखने से हमको एक तो फायदा ये होता है कि हमको ना भाई क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कितना उसका क्राइटेरिया उससे और कितना ज्यादा पढ़ना है, ये आइडिया लगता है। और कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो अपन बगैर समय खराब किए और पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इसमें देखो फिजिक्स के सवाल आ रहे हैं आपके ना, तो अपन तो केवल केमिस्ट्री वाले सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कौन से केमिस्ट्री वाले, देखिए हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, एक और एक, अब ठीक है। ये तो आपको पता ही जो आपका पेपर है। देखिए अगर है ना पहले अपन हिंदी मीडियम में सॉल्व कर रहे हैं ना, और हिंदी में कोई अपन को दिक्कत आएगी ना तो अपन किसको देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम को देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं हिंदी में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, अगर कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी अपने तो उसको कहाँ देख लेंगे अपन, इंग्लिश मीडियम जो है ना साइड में है, क्योंकि इधर तो मैं इसको सॉल्व करूंगा इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, 45 ही आपके केमिस्ट्री के हैं, और 180 की फिजिक्स है, 180 की केमिस्ट्री, यानी एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है। और फिर बचे कितने आपके 360 और 360 नंबर की आपकी बायोलॉजी, यानी 50% रोल किसका है, बायोलॉजी का है किसमें, नीट में। तो आपकी एक तो बायोलॉजी अच्छी है ना, बायोलॉजी पे अच्छी पकड़ हो, एक केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो मजबूत हो ना, तो नीट में सिलेक्शन होना आसान है। लेकिन आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो फिजिक्स में क्यों, बायो वाले की फिजिक्स इतनी है ना बहुत अच्छी नहीं होती है, क्यों एडवांस लेवल की फिजिक्स आ गई थी इस बार, तो फिजिक्स ने धज्जियां उड़ा दी। जिसकी केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी थी उसको कोई दिक्कत नहीं, भाई कुछ तो करेगा फिजिक्स में, ऐसा तो नहीं सारे क्वेश्चन ऐसे दिए 45, मान लो अरे 10-15 सवाल ऐसे दे दिए होंगे, ठीक है ना, थोड़े से हाई लेवल के दे दिए। बाकी तो अरे 10-15 सवाल तो हर कोई करता है, ऐसे सवाल भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सारा बिल्कुल टफ था। अब देखिए हम बगैर समय को खराब किए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले क्या है, एक जब एक हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः एन बराबर 2 से एन बराबर 3 और एन बराबर 4 से एन बराबर 6 संक्रमण करता है, तब अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या है। यानी हाइड्रोजन परमाणु में है ना इलेक्ट्रॉन, इसने लिखा नहीं है ना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो एन बराबर दूसरे कोष से है ना, या दूसरी कक्षा से तीसरी में जा रहा है एक, और एक 4 से कहा जा रहा है 6 में। तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य है उनका अनुपात पूछा है इसने। तो देखिए हमको ये फॉर्मूला तो हमको आता है, कौन सा, कि 1 लैम्बडा बराबर क्या होता है आपके आर एच, आर एच क्या है आपके ऋणात्मक स्थिरांक जेड स्क्वायर, और ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको आता ही है तरंग दैर्ध्य के लिए, या तरंग संख्या निकाल लो। क्यों 1/लैम्बडा का मतलब ही क्या होता है, न्यू बार मीन्स तरंग संख्या, वेव नंबर।
न्यू बार, लेकिन हमसे तो लैम्बडा पूछा है इसने। अब देखो इसने क्या कहा, हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब जेड का मान तो एक है। अरे जेड का मान तो एक है, तो इस जेड से तो कोई फायदा नहीं है अपन को रखने से, जेड को तो हटा दो, दोनों में क्या है, ये तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, ठीक है ना। अब बचा के हमारे पास आर एच एन वन, हमको पता है ना लोअर एनर्जी एनर्जी लेवल है आपकी, और एन टू जो है आपके कैसा है, हायर एनर्जी लेवल। जैसे एन वन की बात करूं मैं, यहाँ ये एन वन है, ये एन टू हो गया, इसमें ये एन वन ये एन टू, तो अपन अलग अलग निकाल लेते हैं पहले, फिर उनका दोनों का रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए आपको पता है 1/λ बराबर क्या होगा, आर एच तो कॉमन ही रहेगा, और जेड तो एक बन गया, तो इसके लिए निकालू मैं तो क्या होगा, एक, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये देखिए आर एच, और ये कितना हो जाएगा आपकी 1/4 माइनस 1/9, मीन्स ये हो गया आपके 36, और ये 4 नाम 36 9 चौक 36, यानी ये हो गया आपके आर एच 5/36, ठीक है ना, इतना ही होगा। ये आ गया आपके 1/λ, और लैम्बडा क्या है, इसको लैम्बडा 1 बोल दूं मैं, दो का अनुपात पूछा है ना इसलिए। ऐसे दूसरा निकाल लो आप, 1/λ2 बराबर क्या होगा आपकी, वही आर एच, और ये कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो वही आर एच, और ये कितना हो जाएगा आपके, एक सेकंड, हाँ जी, ये 1/6 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके, देखो ये हो गया आपके 4 चौक 16, 16 × 36, ठीक है ना, और इसको ले लो आप, वैसे तो चलो 16 × 36 कर लो, क्या जा रहा है अपना, ये 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके 16 हो जाएगा, और ये आर एच आपका चल ही रहा है, ये लो, ये आर एच आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है 1/λ1/1/λ2 बराबर क्या होगा, आर एच या 5/36, इसको कह दो आप आर एच अपॉन क्या है आपकी 36 × 16 अपॉन क्या चल रहा है आपके 16 × 30, एक सेकंड अपन ने गलत कर दिया, एक सेकंड, ये इंटू नहीं होगा यार, अरे ये इंटू नहीं होगा, ये क्या होगा आपकी, इसको डायरेक्ट रख देता हूं मैं, देखो ये आपके, ये तो हो गया आपके 36 माइनस 16, यानी ये 20 ये हो जाएगा आपके, ठीक है ना, और ये आर एच आपके चल ही रहा है, तो देखो आर एच से तो आर एच कट जाएगा, आर एच से तो क्या कट गया आपके, आर एच कट गया, और ये देखो आपके, ये ऐसे हो गया आपके, इससे 36 से 36 कट गया, 36 से 36 कट गया ना, और देखो आप बचा क्या, और 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काटोगे 4 बार, और 4 से इसको काटोगे तो 4, यानी ये 4/1, यानी ये हो जाएगा आपके λ1 अनुपात λ2 कितना हो जाएगा, अरे 1/4, ठीक है ना, तो λ1 नीचे है, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये 1 में 2 का भाग लगा दो या 2 में 1 का भाग लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये 4/1 आ रहा है, अरे ये रेशो है ना, ये रेशो कैसे आ रहा है आपके λ2/λ1 का रेशो क्या आ रहा है 4/1, तो अपन उल्टा कर देंगे λ1/λ2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 या 1/4, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा है, तो आंसर हमारा सही कौन सा है 1/4। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बस है थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला लगाना है, बाकी है थोड़ा सा लेंदी है ना, अगर एक पूछता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसने 2 पूछ लिया, दोनों का अनुपात पूछा है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है थोड़ा। अगला देखिए आप, इसमें देखो टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, तो आपके 5 ऑप्शन आ रहे हैं आजकल, देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है,
अब जब भी आपसे ऐसा पूछे सही है गलत है आपके, या सत्य है असत्य है, इस तरीके से पूछे, या सत्य नहीं है, तो आप उसको क्या कर लो, अरे गोला मार लो ना, अंडरलाइन कर लो, कुछ भी आपका सिंबल जो भी है, जिससे हमको ना हमारा क्वेश्चन, हमने आंसर तो सही निकाल दिया, और हमने ना आंसर निकाला तो सही था, पर वो सही पूछा है उसने और हमने सही नहीं है ऐसे पढ़ लिया, गलत हो जाएगा। या नहीं है और हमने सही वाला कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ना उसको राउंड कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा है जैसे भी। तो इसने पूछा कौन सा सही है। देखो गैलियम जिसका अति उच्च गलनांक है, यानी ये कह रहा है गैलियम का गलनांक बहुत ज्यादा है। अरे बहुत ज्यादा नहीं होता भी है ना, गैलियम का गलनांक कम ही होता है ना, 29.8 डिग्री सेल्सियस के विपरीत सीजियम का अत्यंत निम्न गलनांक है, दोनों के ही कम है, इसका भी कम है इसका, अरे इसका तो 29.8 है ना, 29.8 डिग्री सेल्सियस में, और इसका कितना है, अरे सीजियम का है आपके 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस कहां है, इसका मतलब सीजियम का तो ना निम्न है गलनांक, इस 25 डिग्री सेल्सियस तो कमरे का ताप ही होता है ना, पर उसका कितना है, उसका भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, अरे रॉन्ग हो गया। अब देखो आगे कहा इसने पॉलिंग पैमाने पर, किस पर, पॉलिंग पैमाने पर नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकताओं के मान समान नहीं है। अरे समान है, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणता है। अरे पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कितनी होती है आपके 3.0, कितनी होती है 3.0, यानी 3 होती है दोनों की, नाइट्रोजन की भी 3 और क्लोरीन की भी कितनी है आपके 3। आगे कहा इसने आर्गन, पोटेशियम प्लस, Cl माइनस, Ca+2, F-2 सभी सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज हैं। अरे ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो, समान, वो सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज कहलाती है। तो देखो आपको पता है आर्गन के पास तो 18 ही है, अरे इसके पास तो 18 है, पोटेशियम 19 होता है, अरे 19 में से एक घटा दो, इसके पास भी 18 है ना, प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, ठीक है ना, जितना उसका परमाणु क्रमांक है, अगर प्लस दे रखा तो उतना ही माइनस कर दो, और माइनस दे रखा तो उतना ही प्लस कर दो। तो 17 है परमाणु क्रमांक, एक माइनस है तो ये क्या हो गया 18, 20 में से 2 चलेगी तो यहां भी कितने हैं 18, और यहां भी 16 और 2 कितने हैं आपके 18। क्यों, 16 तो इसका परमाणु क्रमांक है, माइनस के 2 हैं तो क्या कर दिया मैंने, प्लस के 2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, राइट। आगे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पियों का सही क्रम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में हमको पता है ना, अरे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपन को पता है आईपी बढ़ता है, अरे लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो आईपी कह दो या आईई कह दो, आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कह दो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह दो या आयनाइजेशन एनर्जी कह दो, आपकी इच्छा, कुछ भी कह दो, तीनों ही नाम है इसकी। तो आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है उसका मान बढ़ता है, बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो सोडियम दे रखा कि इधर अरे मैग्नीशियम, इधर एल्यूमिनियम, इधर आपके सिलिकॉन। अब देखो गड़बड़ कहां होती है, अरे यहां गड़बड़ है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, किससे, एल्यूमिनियम से, कारण इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ना, अरे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट यानी आपके क्या कहोगे इसको, भेदन प्रभाव, भेदन प्रभाव की वजह से मैग्नीशियम का जो है ना आपकी ये आयनन एंथैल्पी वो एल्यूमिनियम से क्या होती है ज्यादा, ऐसे बेरिलियम की ज्यादा होती है किससे, अरे बेरिलियम की ज्यादा होती है किससे, बोरॉन से, और मैग्नीशियम ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। ये आपको याद रखना है। लेकिन मैग्नीशियम की इससे तो ज्यादा होगी पर सिलिकॉन से ज्यादा नहीं होगी, इसका मतलब भाई अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, ऐसा नहीं सिलिकॉन से भी ज्यादा हो जाए। ऐसे नाइट्रोजन भी है ना, और इधर फास्फोरस आ जाएगा तो वो भी है ना आपके अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से वो भी गड़बड़ करता है ना, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से या फिर उस कार्बन से ज्यादा होता है, ऐसे नहीं कि फ्लोरीन से ज्यादा हो गया। तो ऐसे सिलिकॉन सबसे ज्यादा है, तो इसने क्या कहा है, सिलिकॉन तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, पर उसके बाद कौन आएगा, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम नहीं आएगा, कौन आएगा, मैग्नीशियम, जबकि इसने क्या दिया है, एल्यूमिनियम को दिया है, तो यहां गड़बड़ कर दी। इसका मतलब ये भी क्या है आपका गलत, यानी सही क्या होना चाहिए था, अरे सिलिकॉन, फिर उसके बाद आपके मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम, और सबसे कम क्या होना चाहिए, सोडियम। मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं ना, ऐसे नहीं कि आपको केवल आंसर दिया, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, बिल्कुल आपको विद एक्सप्लेनेशन। और आपको इसकी जो पीडीएफ है ना, जैसे अपन सॉल्व कर रहे हैं सारी ना, सॉल्यूशन है आपको सब कुछ है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल ये आपके शिवधाम केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से ही है, शिवधाम केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ऐसे किसी ना विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगला देखिए सीजियम की परमाणु त्रिज्या, सीजियम की परमाणु त्रिज्या लिथियम और रुबिडियम की परमाणु त्रिज्याओं से अधिक है, बिल्कुल सही है। तू अरे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, लीना की रब से फरियाद, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, इसका मतलब सीजियम की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है किससे, लिथियम से और रुबिडियम से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, राइट। तो सही कौन सा, हमसे इसने सही पूछा है,
तो सही तो देखो एक तो आपके सी है और एक कौन सा है आपके ई। तो सी और ई ऑप्शन कहां है, देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये कैसा है आपका सही। ठीक है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं आप आइडिया। देखो ए जहां जहां आ रहा है मान लो उसको काट दो, तो ए इसमें आ रहा था, ए इसमें भी आ रहा है, देखो ऐसे एलिमिनेशन मेथड आप ऐसे लगाते हैं ना। फिर उसके बाद क्या है आपकी बी भी रॉन्ग है, तो बी जहां आ रहा है तो बी तो वहीं आ रहा है, यहां आ रहा है। अब बच्चा कौन, सी दोनों में कॉमन है, डी और ई में से देख लो आप। तो एक आपने देख लिया डी या फिर ई देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड काम में ले सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड काम में ले सकते हैं आप। ठीक है ना, अगला देखिए, हाँ देखिए, अब ये तो देखो आपके है ना, ये सवाल तो थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल तो है नहीं है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ऐसे कि जो क्षारीय मूलक होते हैं आपके ना, मूलक दो प्रकार के होते हैं। मूलक का मतलब अरे आवेशित स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो, या यूं कह दो ना परमाणु या परमाणु का समूह जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, वो क्या कहलाएगा आपके मूलक कहलाएगा। रेडिकल्स वो दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज है धनमूलक और नेगेटिव चार्ज है तो ऋणमूलक। धनमूलक होते हैं उनको क्षारीय मूलक या भास्मक मूलक भी बोलते हैं, और ये जो आपके ऋणावेशित होते हैं ना ऋणमूलक, उनको अम्लीय मूलक भी कहते हैं अपन। तो इसने हमको क्या दिए, धनमूलक दिए सारे, रेडिकल्स दिए सारे। ये क्या है हमारे पास, रेडिकल्स आयंस हैं ये। अब ये कह रहा है जो रेडिकल्स होते हैं आपके, बेसिक रेडिकल्स होते हैं आपके ना क्षारीय मूलक, वो 0 ग्रुप से लेके 6 ग्रुप तक होते हैं आपके। अब वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से ग्रुप में कौन आता है, तो आप कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ना ये आपके सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आता है, छठे ग्रुप में। इसका मतलब बी का 4 होना चाहिए। अरे बी में 4, तो देखो बी में 4 यहाँ है, बी में 4 यहाँ तो 2 आ रहा है और इसमें भी 2, इसका मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए, गलत। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ना तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा आपका सवाल। अगला देखिए, इसके बाद देखो एल्यूमिनियम जो है ना आपकी थर्ड ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में, थर्ड। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में आता है, इसका मतलब डी में 2 देख लीजिए आप। तो डी में देखो 1 और 2 यहीं से पकड़ में आ रहा है आपके, डी में 2, डी में 2 यहीं, और चाहे आप मिलाना तो बाकी की और मिला लें। ए में थर्ड होना चाहिए, ए में थर्ड, ये लो ए में थर्ड का मतलब अरे ये जो कोबाल्ट है ना आपके, ये चौथे ग्रुप में आता है आपके, है ना। कौन से ग्रुप में, चौथे ग्रुप में। और आपके जो लेड है ये फर्स्ट ग्रुप में आता है आपके। लेड कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में। अमोनियम आयन है ये कौन से ग्रुप में आता है आपके, 0 ग्रुप में। ऐसे आपको याद होना चाहिए। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, ये आपके 5th ग्रुप में आते हैं इस तरीके से। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब ये तो देखो ना, याद है तो कर लो, ये तो फैक्चुअल है आपकी कि भाई इस ग्रुप में ही आ रहा है, इस ग्रुप में ही आ रहा है। 0 ग्रुप में ये, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, 4th, 5th, 6th ग्रुप तक है आपके ना, 0 से लेके 6th। ये लीजिए, हाँ जी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ देखिए, चलिए अब सही। हाँ देखिए, अभिक्रियाओं के निम्नलिखित अनुक्रम में मुख्य उत्पाद पी की प्रागुक्ति कीजिए। यानी आपको पी पहचानना है कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो ये एक आपको एल्कीन दे रखी है ना, साइक्लिक है, साइक्लिक एल्कीन दे दी आपको, चक्रीय एल्कीन। और कह रहा है इसकी अभिक्रिया फर्स्ट तो किससे करवाई, एचबीआर से, और साथ में क्या है बेंजोइल पेरोक्साइड। उसके बाद केसीएन से अभिक्रिया करवा दी। उसके बाद ये सोडियम अमलगम और साथ में क्या है एथेनॉल। और फिर ये कह रहा है कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। देखो आपको अगर पहचान में आ रहा हो, अरे ये एचबीआर और साथ में देखो बेंजोइल पेरोक्साइड, अरे आपकी खरास प्रभाव हो गया। ये कौन सा प्रभाव, खरास या पेरोक्साइड प्रभाव जिसको आप कहते हैं, या इसी को एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं। कौन सा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब इसमें होता क्या है, ये अभिक्रिया कैसे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है आपकी। कौन सी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल कैसे बनेगा देखो, अरे फ्री रेडिकल आपके ऐसे बनेगा देखो, ये आपके एल्कीन है, ये आपके क्या है एल्कीन, ये एल्कीन दे रखी है आपके। अब देखो फ्री रेडिकल कैसे बनाओगे आप, अरे इस बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज करोगे आप, समांश विखंडन। समांश विखंडन से या समांश विदलन से क्या बनता है आपके, अरे मुक्त मूलक बनता है। तो देखो मुक्त मूलक कैसे बनेगा,
इस बॉन्ड को मैं ना ब्रेक कर देता हूं इसको, ये लो, ये ऐसे आपके मुक्त मूलक बन जाएगा। देखो कैसे, ऐसे, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां समान विखंडन करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, ऊपर वाला देखो 3 डिग्री मुक्त मूलक है और नीचे वाला कैसा है 2 डिग्री मुक्त मूलक। और यहां से क्या होगा, ये HBr है, अरे HBr का भी क्या हो जाएगा आपके, ऐसे समान विखंडन करोगे तो H रेडिकल और Br रेडिकल। H रेडिकल देखो अनस्टेबल होता है Br रेडिकल के कंपेयर में ना, Br रेडिकल कैसा है, अरे ज्यादा स्टेबल है। तो आप क्या करो, यहां ये इधर तो 3 बन रहा है और इधर क्या बन रहा है 2। तो जब भी आपको पेरोक्साइड प्रभाव लगाना है ना और प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करो, आप जो लेस स्टेबल रेडिकल है ना उसको तो मोर स्टेबल पे जोड़ दो, और जो मोर स्टेबल है उसको लेस स्टेबल पे जोड़ दो। तो लेस स्टेबल कौन है, H, तो H जुड़ जाएगा यहाँ, तो Br कहां जुड़ेगा यहाँ, अरे H जुड़ेगा आपके यहाँ और Br जुड़ेगा आपके यहाँ, ये लो। तो मैंने क्या कर दिया यहां से, इस Br को तो मैंने जोड़ दिया इधर, देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया ना, ये मैंने आपको समझा दिया। तो H रेडिकल जुड़ा यहाँ किस पे, 3 डिग्री वाले, अरे रेडिकल की स्टेबिलिटी ऐसी होती है ना 3 डिग्री की ज्यादा किससे, 2 से, 2 ज्यादा होता है किससे, 1 से, जो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाते हैं, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन, या इंडक्टिव से समझा लो, वैसे हाइपर है ना और इंडक्टिव दोनों लगते हैं तो अपन को पता है हाइपर कैसा होता है, अरे अति संयुग्मन प्रभाव ज्यादा है ना, प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, यानी आंसर उसके अकॉर्डिंग देते हैं, डोमिनेंट का मतलब। तो यहां से क्या होगा, देखो आपके इधर तो जुड़ गया आपके क्या Br और इधर H जुड़ गया, तो H को आप दिखाना चाहें तो दिखाए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आप H को दिखाएं तो दिखाएं, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अब आगे देखो इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, KCN से, अरे किससे हो रही है, KCN से, और देखो KCN से अभिक्रिया होगी, अरे तो हमको पता है KCN क्या करता है, अरे Cn माइनस देगा, क्या देगा, Cn माइनस, और जब ये Cn माइनस देगा, क्यों ये आयनिक नेचर का K प्लस Cn माइनस, और Cn माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा, यहां से Br को क्या कर देगा, अरे बाहर कर देगा, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा आपकी, और इधर कौन जुड़ जाएगा आपके Cn, यानी C ट्रिपल बॉन्ड N, Cn ऐसा होता है। और आगे देखो Cn की रिएक्शन किससे करवा रखी है, सोडियम अमलगम और एथेनॉल से करवा रखी है। इस अभिक्रिया को साइनाइड का जब अपचयन करवाते हैं ना, अरे साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं किससे, सोडियम अमलगम और एथेनॉल से करवाते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, अरे ये अभिक्रिया जो है ना आपके, यहां लिख देता हूं, ये आपके सोडियम अमलगम और साथ में क्या है, एथेनॉल, ये एनसीईआरटी में दे रखी है आपकी। इस अभिक्रिया का नाम क्या है आपके, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया, मेंडियस, ठीक है ना, इस अभिक्रिया का नाम है आपकी मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सही लिखता हूं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, मेंडियस अभिक्रिया है ये लो। और साइनाइड का अपचयन करवाओगे आप, कंप्लीट रिडक्शन करवाओगे तो इससे क्या बनेगा आपके, अरे इससे आपके ये बनने वाला है, ये तो CH3 है आपके, और साइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो इससे बनेगा आपके 1 डिग्री एमीन। क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन, ये लो, ये आपके 1 डिग्री एमीन बन गया। ऐसा प्रोडक्ट देख लो आप, CH3 CH2 NH2, ये यहीं पे ही, बाकी इसमें नहीं है। देखो एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, देखो हाँ गलती हो सकती है ना इसे, अरे ये नहीं है, ये नहीं है तो सही CH3 और CH2 NH2 तो है लेकिन एक ही कार्बन पे है, गलत है ये, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है वहां ना, एग्जाम में सारे एक जैसे लगते हैं, प्रोडक्ट तो सही निकाल लिया हमने लेकिन उसको टिक गलत कर रहे हैं ना। तो सही कौन सा है, ये CH3 और ये CH2 NH2, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट। ये तो है ही नहीं, ये तो NC आइसोसाइनाइड बना रखा है इसने, ये भी आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड नहीं बनता है, अरे आइसोसाइनाइड बना रखा है इसने, वैसे ही वहीं तक यहीं तक रिएक्शन दे रखी है, साइनाइड बन रहा है, जबकि इसने तो आइसोसाइनाइड बना रखा है, ये तो गलत ही हो गया। तो सही आंसर कैसे निकालेंगे आप, ऐसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए आप, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है भैया, ये भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं इसको भी। देखिए करते हैं, क्या कहा है इसने, एक तो He+ दिया है और एक Li2+ दे दिया, इनकी ऊर्जाएं और प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्याएं हैं, यानी एक तो एनर्जी पूछ रहा है हमसे और दूसरा बोर कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है ना हमसे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हीलियम के लिए तो आपको पता है ना, अरे जेड कितना होता है, हीलियम का जेड तो 2 होता है
और लिथियम के लिए जेड कितना होता है, अरे जेड यानी परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 3। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 3। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, देखो क्या, अरे ए एन बराबर माइनस का, ये आर एच दे रखा है, देखो इसने, अरे आर एच दे रखा है, माइनस का आर एच, और आर एच की वैल्यू दे रखी है, तो माइनस का आर एच वही जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूला चलता है आपको, या ऐसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पढ़ते हैं हम, तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर अब की बार इसने क्या हमको आर एच की वैल्यू दे दी, इसने आर एच की क्या दे दी इसने हमको वैल्यू, तो हम क्या करेंगे वही माइनस, अरे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपकी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पर ये किसमें, जूल पर एटम में आएगा। और देखो अरे इसने हमको रेडबर्ग स्थिरांक की वैल्यू दे दी ना, इसने जूल में दे दी, किसमें दे दी, जूल में, और इसने ए नॉट लिख दिया हमको कितना, अरे ये 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर में दे दिया इसने। देखिए रखिए वैल्यू, आप एनर्जी निकालनी, मान लो हीलियम की निकालनी है अपन को, अरे तो ई एच ई प्लस कितना होगा, माइनस आर एच, आर एच की वैल्यू तो खुद ने दे दी कितनी, अरे माइनस का 2.18 गुना 10 की घात माइनस का कितना है 18, और जेड कितना है देखो इसका, अरे हीलियम के लिए जेड कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, और इसने क्या कहा प्रथम बोर कक्षा, अरे प्रथम बोर कक्षा का मतलब एन बराबर 1 की बात कर रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर, इससे कोई फायदा नहीं है, तो 2 दूनी 4, अब 4 से इसको गुणा कर लो आप, 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 4 दूनी 8, 8.72 माइनस का 8.72 और 10 की घात माइनस का 18 जूल पर एटम में चल रहा है ये लो। तो हीलियम प्लस की देखो कितनी आ रही है आपकी, माइनस का 8.72, देखो हीलियम प्लस की, यहां देखो ये हीलियम प्लस की एनर्जी माइनस का 8.72, ये तो सही है, और कहां है ये 8.72, ये देखो ये लिथियम की दे रखी है इसने, अरे ये तो लिथियम की है, हीलियम का तो ये रहा ना, ये गलत है हीलियम का, और कहां है देखो 8.72, ये भी सही हो सकता है आंसर है ना, फिर हीलियम का देखो ये गलत है, अरे ये हीलियम के लिए गलत है ये ना आपकी, एक सेकंड इसको मैं हल्का सा छोटा कर दूं, देखो हल्का सा छोटा, अब सही आ गया, देखो तो हीलियम का कितना 19.62 दे रखा है, अरे हीलियम का गलत है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए हमारे। अब हम इसकी और निकाल लेते हैं किसकी, लिथियम की, यानी लिथियम 2 प्लस की निकाल लेते हैं, किसकी, लिथियम 2 प्लस की, देखो लिथियम 2 प्लस की कितनी होगी, माइनस का 2.18 गुना 10 की घात माइनस 18, ये तो ऐसे कैसे रहेगा आपकी, और ये कितना है लिथियम के लिए जेड 3 का स्क्वायर, और ये तो 1 का स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, और वो 19.62 यानी माइनस का 19.62 गुना 10 की घात माइनस का 18, और किस में आएगी, जूल में। अब देख लो आप यहां से ऑप्शन देखना, हीलियम की तो सही है, लिथियम की कितनी आ रही, माइनस का 19.62, इसका मतलब ये सही है, और फिर ये तो क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, इसमें देखिए आप, इसमें कितनी है लिथियम की, इसमें लिथियम की 19.62 गुना 10 की घात माइनस 16 है भैया, ये 18 है, ये 16 आ रही है, इसका मतलब ये भी गलत, तो तीनों आंसर गलत है, तो हमारा राइट आंसर तो अपने आप ही आ गया ना, कौन सा, फर्स्ट आ गया। फिर भी आप निकालना चाहें संतुष्टि के लिए, तो देखो वो भी निकाल लीजिए आप, संतुष्टि के लिए निकालना चाहें आप क्या, हमको आर एन निकालनी है ना, आर एन, तो आर एन कितना होता है, अरे 52.9 पिकोमीटर में दे रखा है इसने, और ये होता है आपके एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो देखो हीलियम प्लस के लिए निकालेंगे आप तो क्या होगा, अरे वही आर एच ई प्लस के लिए निकाल लो आप, वही 52.9, और एन स्क्वायर का मतलब तो अरे 1 का स्क्वायर, इससे कोई फायदा नहीं है ना, 1 का स्क्वायर करो 1 रहेगा, जेड हीलियम के लिए जेड कितना है 2, ये 12 नहीं है भैया, ये 12 जैसा दिख जाए आपको, 12 दिख जाए कहीं, ये 1 का स्क्वायर है, इसका आधा कर दो, 26 दूना 52 है ना, 26.45, 26.45, और किस में आ रहा है ये, अरे पिकोमीटर में आ रहा है, देखो हीलियम के लिए 26 पॉइंट ये रहा, इसने 4 लिख दिया, सही है। लिथियम का और देख लो आप, अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूं लिथियम के लिए वैल्यू, आर एल आई प्लस अरे 2 बराबर कितना होगा, वही 52.9 इंटू 1 बटे कितना 3 हो जाएगा आपके, 3 ही है ना, एन स्क्वायर अपॉन जेड, अब 3 का मतलब कितना हो जाएगा आपकी, 3 का भाग लगाएंगे तो अब 17 3 51, 17 से ऊपर हो जाएगा, ये लो 17.6 हो रहा है आपकी, ठीक है ना,
तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर ये है। अब इसमें थोड़ा देखो कंज्यूम है भाई, दो तो क्या है आपके, वैसे दो एनर्जी निकालने से आपका आंसर सही आ गया, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्यों यहां 16 आ गया था इसलिए वो 18 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप काट ही सकते थे वैसे ही, 16 दिखती। आगे देखिए अगला, हाँ जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, यानी अनुचुंबकीय कौन है। देखो अनुचुंबकीय के लिए क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब तो वो अनुचुंबकीय है भाई। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आपकी, तब तो वो कैसा है आपके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब तो अनुचुंबकीय है। और अगर युग्मित है सारे तो कैसा है, प्रतिचुंबकीय। तो इसने पूछा हमसे अनुचुंबकीय, इसका मतलब अरे यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां होंगे, इसका मतलब वो कैसा होगा आपके, अनुचुंबकीय होगा। देखो सीओ, और इधर देखो अरे सीएन, सीओ सीएन जब भी दिख जाएंगे आपको तो पेयरिंग करनी है सीधी। अरे सीएन सीओ, सीओ दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो सीएन सीओ दिख जाए पेयरिंग कर दो सीधी। तो यहां से देखो, वैसे भी देखें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, 0। अरे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्यों, सीओ कैसा है, उदासीन लिगेंड। तो देखो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आप, अरे 3d8 4s2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। डी में 8 पहले से है, 2 और भेज देगा तो डी 10 कर देगा, यानी वहां कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, अरे ये तो प्रतिचुंबकीय है आपकी, कैसा है, प्रतिचुंबकीय। इसको चेक कर लो आप, NiCN4 वाले को, इसको चेक कीजिए। देखो इसका मतलब देखो पहले तो आप है ना एलिमिनेशन मेथड लगा दो, फिर बी आपका आंसर आ गया, बी प्रतिचुंबकीय है, जबकि इसने हमसे क्या पूछा, अनुचुंबकीय कौन सा है। तो इसका मतलब बी भी जहां आ रहा है ना, अरे जहां जहां बी आ रहा है, इसका मतलब वो आंसर कैसा हो जाएगा आपका, रॉन्ग। वैसे अपन सबको निकाल देंगे, पर अपना ना जैसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं वो देख रहे हैं। देखो बी आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर आपका गलत, एक तो अपन ने गलती कर दिया। अब इसको देख लेते हैं, देखो यहां, अरे यहां भी Na+2 है, देखो Na+2, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और +2 का मतलब अरे 3d8, और 3d8 का मतलब क्या हुआ, साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, 8 के 4 जोड़े बना देगा, सारे जोड़े में हो गए, युग्मित हो गए। इसका मतलब ये भी प्रतिचुंबकीय है आपका। अरे ये भी कैसा है बच्चों, अरे ये भी आपका प्रतिचुंबकीय है। इसका मतलब सी जहां आ रहा है उसको काट दो आप, तो सी यहां आ रहा है, ये कट गया। अब इसका मतलब आंसर या तो ए डी या फिर ए डी और ई होगा आपकी। तो पहले ई को चेक कर लेते हैं अपन, अरे ई को चेक कर लेते हैं पहले, ई अगर हुआ तब तो ये हो जाएगा, अगर ई नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो देखो ई वाले को चेक करो आप, यहां भी देखो PPS3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन कैसा है एक, अरे ट्राइफेनिल फॉस्फीन आपके कैसा है, एक उदासीन लिगेंड है। तो यहां भी निकल कैसा है, अरे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी 0 है आपकी, ठीक है ना। तो वही 3d8 और 4s2, तो ये भी क्या कर देगा, अरे ये भी क्या कर देगा, PPS3 भी इसकी पेयरिंग कर देगा, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपकी, ठीक है। डी में 8s, अरे तो पहले s, अरे s कक्षक तो चाहिए, खाली कक्षक चाहिए अपन को s। अब s में इलेक्ट्रॉन भरा, पेयरिंग नहीं होगी तो s खाली नहीं होगा, s खाली नहीं होगा तो संकरण कैसे करवाओगे आप, तो s तो होना जरूरी है ना आपकी, अरे s तो होना जरूरी है आपकी, ठीक है ना। तो s खाली कब होगा, जब पेयरिंग होगी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, तो वही D10 हो जाएगा। यहाँ भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है आपके, अरे ये प्रतिचुंबकीय है आपकी। इसने क्या पूछा हमसे, अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय जब ई भी नहीं होगा तो ये हट जाएगा, तो कौन, ए और डी हो जाएगा आपके। अरे ए और डी क्या हो जाएगा आपके, अनुचुंबकीय। ए और डी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। देख लो यहाँ, अरे यहाँ तो वैसे ही आपको पता है ना, इसमें संकरण sp3 है, तो sp3 कैसे होगा, अरे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ भी क्या है, Na+2, क्या है, Na+ अरे 2, और Na+2 का मतलब 3d8 और 4s2, लेकिन 4s2 नहीं हो, है ना, एक सेकंड, निकल का होता है ना, तो यहाँ 4s0 हो जाएगा। क्यों, अरे दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, s वाले 3d8 4s2, दो इलेक्ट्रॉन s वाले निकालोगे तो डी में 8, और पेयरिंग होगी नहीं यहाँ, और D8 को कैसे भरोगे, पेयरिंग नहीं होगी तो, अरे 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड भाई, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरे जाते हैं डी में, अरे डी में 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरे जाएंगे आपके, ऐसे, ये डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। तो देख लो दो कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है आपका, अनुचुंबकीय है। और एक स्कोर देख लो आप, वही सेम कहानी है, यहाँ भी H2O पेयरिंग नहीं करेगा आपके, अरे H2O पेयरिंग नहीं करेगा तो यहाँ भी वही Na+2, और Na+2 का मतलब वही 3d8
और एस में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एस में, अरे एस में 0, वो D8 पेयरिंग करेगा नहीं, क्यों? H2O कैसा? वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, और पेयरिंग होगी नहीं तो कैसा हो जाएगा? इसके जैसा ही हो जाएगा, वही अनुचुंबकीय बन जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर है हमारा? ए और डी। ये लो मैंने सारे के सारे सॉल्व कर दिए, ठीक है ना? आपको सारे संकरण मैंने सॉल्व करके बता दिए। ये लीजिए, हाँ जी। अगला देखिए अब, हाँ जी, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट हैं आपके, और कह रहा है ये नाइट्रोजन की तरह, किसकी तरह? नाइट्रोजन की तरह, जो कि अमोनिया बना सकती है। अरे नाइट्रोजन क्या बनाता है? अरे नाइट्रोजन हमको पता है अमोनिया बना देता है। तो ये कह रहा है इसी की तरह आर्सेनिक आर्सीन बनाता है, ठीक है? अरे आर्सेनिक जो है ना आपकी, ये आर्सीन बनाता है ना AsH3, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्सीन। जैसे फॉस्फोरस है वो आपके PH3 बनाता है आपके, जिसको आप क्या क्या बोलते हैं? फॉस्फीन, जिसको क्या बोलते हैं आप? फॉस्फीन, ठीक है ना? ये तो सही है। एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड, एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड का मतलब, अरे Sp2O5, Sp2O5 नहीं बना सकता, ये कह रहा है। अरे एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड बनाता है ना, ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? अरे ये स्टेटमेंट तो आपका राइट था ना, पर ये वाला स्टेटमेंट कैसा है आपका? रॉन्ग। क्यों? ये बनता है ना, अरे ये बना सकता है ना, क्यों? एंटीमनी का पेंटाक्लोराइड तो अपन देखते हैं ना वैसे ही, अरे SbCl5, ये एंटीमनी का पेंटाक्लोराइड क्लोराइड बनता है आपके। जहां आपने कभी बेंजीन का हेलोजनीकरण करवाया हो, वहां आप या तो निर्जल लुईस एसिड लेते हैं AlCl3, या फिर हेलोजन वाहक लेते हैं SbCl5 वगैरह लेते हैं आप, FeCl3, FeVr3, इस तरीके से। तो SbCl5 बनता है, तो ऑक्साइड तो क्लोराइड से कैसे हैं? ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये तो बन जाएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो कैसा है? सही, और सेकंड कैसा है? गलत। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, गलत है भैया। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है, ये भी कैसा हो गया आपका? कथन फर्स्ट सही है बिल्कुल, कथन सेकंड गलत है, यही सही है हमारा आंसर है ना? अरे यही हमारा आंसर कैसा है? सही। इसने कहा है कथन फर्स्ट गलत, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं देखो आपकी, सिंपल है, ज्यादा कोई ना टिपिकल नहीं है। अगला देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए अब, चलिए ये लो, देखिए क्या है? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन से मुख्य वर्ग तत्वों से संबंधित है? अरे मुख्य वर्ग, मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी मुख्य वर्ग के समूह ना, या फिर आप इनको कह दो ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो मुख्य है ना वर्ग के समूह, ये मुख्य वर्ग के तत्व कह दो आप मेन ग्रुप एलिमेंट, या फिर आप क्या कह दो उनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इन्हीं का ही नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अरे ऐसे एलिमेंट जो पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं ये। अब इसमें कौन आता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो आप देख लो एस और पी का कौन है, तो देखो यहां से, वैसे तो आपकी जो थर्ड आवर्त है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, ये वाले जो है ना आपके क्लोरीन, ये कैसे हैं आपके? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना? तो देखो यहां से नियॉन 3s1, अरे ये तो सोडियम बन गया, तो सोडियम तो हो जाएगा, अभी कहा है मैंने। ये क्या बन गया? देखो, अरे 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो डी ब्लॉक के हैं, अरे वो आपके मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स नहीं है, एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले हैं। इसका मतलब ये तो कैसा है? अरे ये डी ब्लॉक का है आपके, ये गलत हो गया आपकी, ठीक है ना? ये भी देखो 3D10 4s1, ये भी डी ब्लॉक का है, अरे ये भी डी ब्लॉक का है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना? इसको पूरा लिख देता हूं मैं, देखो ये किसका है? अरे ये भी डी ब्लॉक का है आपके, क्यों? डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। आगे देखो यहां, अरे यहां भी डी में चला गया देखो, और फिर आगे 5s2 5p5, यानी क्रिप्टॉन 36 और 10 आपके 46 और 2 48 5 53, आयोडीन हो गया। तो आयोडीन, अरे ये आयोडीन बन गया आपका ना, आयोडीन 53 पे आता है। आयोडीन तो कैसा? पी ब्लॉक का है। आयोडीन कैसा है? अरे पी ब्लॉक का है, ये तो वैसे ही बन गया ना। अरे ये आर्गन 28 और 10 18 10 28 29, ये तो कॉपर है ना आपका, और ये क्या है आपके? 18 2 20 और 3 23, वेनेडियम हो गया ये, वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम,
और उससे नीचे वाला देखो 5F में 0, 6D2, 7S2, रेडॉन 86 4, अरे 2 और 2 4, तो 86 4 90, 90 पे तो थोरियम आता है भैया ना, तो ये तो कौन सा हो गया आपके, अरे ये आपके कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक का, थोरियम एफ ब्लॉक में आता है ना एक्टिनाइड के अंदर, थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा हमारे, ये भी नहीं होगा, ये दो तो मैंने पहले काट रखे ना। चलो तो हमारा कौन सा, एक तो ये हो जाएगा सोडियम, अरे सोडियम, और एक कौन हो जाएगा आयोडीन, इसका मतलब बी डी और ये ई नहीं होगा, तो केवल कौन, ए और सी, ए और सी कहां है, केवल ए और सी, ये हमारा क्या है राइट आंसर। तो मेन ग्रुप एलिमेंट कह दो आप मुख्य वर्ग के तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट्स वो पूरे वर्ग को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। आगे देखिए, ये भी सिंपल है, देखो थ्योरेटिकल है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है आपकी, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है ना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये निम्नलिखित में से थोड़ा अपना करता हूं मैं, किसकी व्याख्या नहीं कर सका, अरे किसकी व्याख्या नहीं कर सका, तो देखो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को तो समझा दिया इसने, स्थिर अनुपात के नियम को समझा दिया, गुणित अनुपात के नियम को भी समझा दिया, ये गैसीय आयतनों का नियम है ना, अरे इसी को नहीं समझा पाया ये ना, ठीक है ना। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट भैया ना, हाँ जी, एक मिनट देखिए, ये जो गैसीय आयतनों का नियम है ना, इसको ये नहीं समझा पाया ना, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपकी। आगे देखिए, इसको देखिए, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट तो क्या मतलब थोड़ा है ना, ये समझने का है ना, इसको ध्यान रखना ना, अरे ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है ना, इसमें चक्कर क्या पड़ेगा, अरे यहां देखो ये KO2, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड है, अरे इसका नाम क्या है, सुपर ऑक्साइड, तो हमारे चक्कर पड़ जाता है कई बार तो, कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, अरे माइनस का हाफ, परऑक्साइड में -1 और जनरली -2, और OF2 में कितना होता है +2, O2F2 में +1, ऐसे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन का। और इसने पूछा क्या है, देखो निम्नलिखित यौगिक, ये यौगिक दे दिए, ये क्या है आपके, अरे ये परऑक्साइड है, ये क्या है परऑक्साइड, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ तो +6 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो देखो +6 चार वाला गलत हो जाएगा। पर विचार कीजिए इनमें रेखांकित तत्वों की, किसकी, अरे रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः हैं, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसकी पहले, जो बाद में लिखा हुआ उसकी बाद में, जो अंडरलाइन कर रखे हैं। अब इसमें कई बार देखते हैं ऐसे लगता है सुपर ऑक्साइड में माइनस आप होना चाहिए, पर यहाँ अरे माइनस आप तो यहाँ कहीं है ही नहीं, है क्या, तो कई बार हम सोचते हैं कि एग्जामिनर भूल गया होगा लिखना, तो इसका मतलब बोनस हो जाएगा ये, अरे बोनस नहीं है, हमको इसने कंफ्यूज कर दिया, क्या इसने अंडरलाइन किसको किया है, पोटेशियम को किया है, और पोटेशियम का तो हम वैसे ही जानते हैं ना, अरे लीना की रब से फरियाद सब पे +1 है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी सब पे +2, तो पोटेशियम का पूछा है तो +1, तो पोटेशियम का +1 हो जाएगा यहाँ, अरे इसका +1 है ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, हम दिया क्या है क्वेश्चन पढ़ क्या लेते हैं हम कई बार, इसका क्या है +1, तो पोटेशियम का +1 है देखो, और फिर H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1 होता है, और इसका +6, ये कॉम्बिनेशन देख लो आप, +1 -1 +6, +1 -1 +6, यहां तो 2 है नहीं, ये 4 दे रखा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है ना, थोड़ा समझना आपको, ध्यान यही रखना था ये वाला, कि कई बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ होता है हम पढ़ क्या लेते हैं, ठीक है ना, तो ढंग से पढ़े, पोटेशियम का पूछा ना कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का पूछता तब तो -1 होता, सुपर ऑक्साइड में -1 होता है, और ऑक्साइड में -1, अब ये तो आपको ऑन टिप से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ये सवाल सिंपल सवाल है, ये तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे, थ्योरेटिकल बिल्कुल है ना, थ्योरेटिकल सवाल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में ना, एग्जांपल के अंदर दे रखा है ऐसे,
यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की, और 12th क्लास में आता है सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है 12th क्लास के लिए, ऐसे सवाल आते हैं वहां। अब अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं है तो है ना, आप लॉन्ग तरीके से कर लो। कैसे? यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु टी हाफ, टी हाफ कितना है भाई? अरे 1 मिनट दे दिया इसने, टी हाफ कितना दे दिया? 1 मिनट। ये लो, आगे कह रहा है ये, तो अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय निम्नलिखित में से सबसे समीप होगा। अरे ये सवाल डायरेक्ट है ना, वहां आता है ऐसे सिद्ध कीजिए कि 12th क्लास में आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि एक अभिक्रिया का अर्धायु काल इतना है, तो उस अभिक्रिया के, या सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया के ना 99.99% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का अरे लगभग 10 गुना होता है। तो ये क्या होता है? ये तो सीधे ही आपको याद रखना है कि T 99.9% यानी 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का क्या होता है? अरे 10 गुना होता है। ऐसा सवाल बोर्ड क्लास में आ जाता है, वहां दे रखा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.99% पूर्ण होने में लगने वाला समय उसके अर्धायु काल का क्या होता है? अरे लगभग 10 गुना होता है। इसने समीप भी तो पूछा, समीप। तो अगर आपको ये पता है तो आप सीधे कर सकते हैं। अर्धायु काल 1 मिनट दे रखा है, ये कितना हो गया? 10 से गुना करोगे 10 मिनट, तो 10 मिनट कहां है हमारे पास? ये रहा। और अगर ऐसे नहीं आता आपको तो फिर तो आपको यही लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा? अरे T 99.9% बराबर क्या हो जाएगा आपके? क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन क्या करोगे? के, अपॉन क्या करोगे? के। और उसके बाद क्या हो जाएगा? लॉग ए नॉट कितना है? अरे 100, और ए कितना है आपके? 0.1। ठीक है ना। और चाहो तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको पता है टी हाफ बराबर क्या होता है? अरे टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 अपॉन के, या के बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन, अरे टी हाफ कितना है? एक ही तो है, तो के आ गया वहां से। इसको चाहो तो इसकी जगह इतना रख दो आप, 0.693। ठीक है ना। और उसके बाद तो ये चल ही रहा है, इसको यहां से आप सॉल्व कर दो। कैसे? दशमलव को हटाएंगे तो ये 0, और ये देखो ये कितना बन गया? अरे 1000 का मतलब 10 की घात 3, और log 10 की घात 3 को सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। और फिर इसको और इसको गुणा करेंगे तो आप देखो कितना, अरे 6.909 ऐसे आ रहा है ये। और ये कितना? 0.693, ये 6.99, इससे इसको काटोगे तो ये कितना आ गया आपके? अरे 10 गुना आ गया नहीं आपके? हाँ सॉरी, 10 मिनट आ गया ना अपने आप, 10 मिनट आ गया ना। अरे इससे इसको काटोगे लगभग 10 आ गए, लगभग ही पूछ रहा है हमसे, ही अप्रोक्सीमेट, क्लोज टू, क्लोजेस्ट टू 1, यानी उसके समीप कौन सा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको ये रिलेशन याद है तो इसलिए आप क्या करो, अरे इस रिलेशन को याद कर लो ना। जब 12th क्लास में आता है, 12th क्लास पास करने के बाद ही तो आप नीट का एग्जाम देते हैं, तो जब वहां आता है तो आपको याद रखना है कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय किसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या होता है? उसके अर्धायु काल का 10 गुना। ये लो ऐसे कर सकते हैं आप। ये लीजिए, आगे देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना, इसको देखिए आप। ये आपके अच्छा सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल, निम्नलिखित संकुलों द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है। तो ये कॉम्प्लेक्स दे दिया इसने कुछ, तो इनके द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है। तो इस संकुलों में क्या होता है? अरे ये सारे संकुल कैसे? देखो ये अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ये कैसा है आपके? चतुष्फलकीय। और हमको पता है कि अष्टफलकीय संकुल या चतुष्फलकीय संकुल, उनमें डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है ऐसे दो भागों में। जैसे अष्टफलकीय में तो आपको पता है एक तो T2G और एक TG ऐसे हो जाता है। और उसमें कैसे होता है? उल्टा होता है उसमें। चतुष्फलकीय में उल्टा होता है, E और T2 ऐसे होता है ना। यानी इसको मैं ऐसे कह दूं कि ये तो आपके क्या है? अरे ये तो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल को मैंने OH लिख दिया, टेट्राहेड्रल को मैंने TD, यानी चतुष्फलकीय को TD लिख दिया मैंने। ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब ये कह रहा है कि अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम। अरे इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है आपके।
तो जाता है तो एनर्जी लेके जाता है, और फिर ये जब वापस लौटता है अरे अपने मूल ऊर्जा स्तर में, तो ये एनर्जी रिलीज करता है। अब कितनी रिलीज करेगा, जितनी लेके गया उतनी रिलीज करेगा, जितनी अवशोषित की उतनी ही उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। अब ये गैप जितना ज्यादा होगा, अरे T2G इजी है, ई और T2 के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, कहां, हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, और जितना कम गैप होगा उतनी एनर्जी कम चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, अरे T2G इजी के बीच ऊर्जा का अंतर है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का अगर क्रम देखें हम, तो देखो आपको याद होना चाहिए ना, अरे CFSE, इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE बोलते हैं ना। CFSE का जो ऑर्डर है आपके, अरे वो क्या होता है आपके, देखो एक तो स्क्वायर प्लेनर होता है आपके ना SP, तो स्क्वायर प्लेनर की ज्यादा होती है किससे, ऑक्टाहेड्रल से, और ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा है किससे, अरे टेट्राहेड्रल से, ठीक है ना। और डेल्टा T डेल्टा O में रिलेशन आपको ना याद होगा, तो ये आपको एनर्जी का ऑर्डर याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अष्टफलकीय संकुल हैं उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ना ज्यादा हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, चतुष्फलकीय में कम हो रहा है तो उसको एनर्जी कम चाहिए। अरे तो ये तो चतुष्फलकीय हो गया ना, तो यहां गैप कम है, गैप कम, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, अरे कम चाहिए। और देखो इसने हमसे एनर्जी नहीं पूछी, अरे इसने तरंग दैर्घ्य पूछा है, और हमको पता है ना ई न्यू के समानुपाती होती है, पर लैम्बडा की कैसी होती है, अरे व्युत्क्रमानुपाती। तो इलेक्ट्रॉन को है ना, अरे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए, यानी डी से डी, अरे डीडी संक्रमण कहलाता है, वैसे ही ये क्या कहलाता है, डीडी संक्रमण। अरे ये डीडी संक्रमण कहलाता है भैया ना, एक डी से दूसरे डी में। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसका लैम्बडा कैसा हो जाएगा, कम, एनर्जी कम चाहिए तो लैम्बडा ज्यादा। तो हमको पता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें एनर्जी गैप कैसा है, ये जो है ना CFSE जो है ना आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए अरे कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी कम तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा। इसका मतलब इसका जो लैम्बडा है अरे वो सबसे ज्यादा होगा, किसका, चतुष्फलकीय वाले का। तो C सबसे ज्यादा देखो कहां आ रहा है, C सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है, ठीक है ना। अरे C सबसे ज्यादा कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, और एक कहां आ रहा है, इसमें। इसका मतलब ये तो गलत, ये भी आपका क्या है, गलत। C को सबसे कम बता रखा है। अब देखते हैं बाकी, ये अष्टफलकीय अष्टफलकीय अष्टफलकीय। अब अष्टफलकीय में क्या देखते हैं अपन, लिगेंड जितना स्ट्रांग होता है ना वो उतनी ही ज्यादा क्या करता है, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग करता है, यानी ये गैप उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो हमको दिख रहा है देखो, अरे साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अरे साइनाइड कैसा है आपके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, डी कक्षकों का विपाटन ज्यादा करेगा, तो CFSE ज्यादा होगी यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा तो लैम्बडा कम। इसका मतलब इसका लैम्बडा कम होगा, क्यों, ये तो कैसा वीक, और ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इन तीनों में देखें अपन, तो देखो अरे CN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर NH3 है स्ट्रॉन्ग, और H2O तो कैसा है, अरे वीक। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा, तो तरंग दैर्घ्य कैसा हो जाएगा, कम। इसका मतलब साइनाइड के लिए क्या होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तो साइनाइड कहां है, बी में, तो बी सबसे कम होना चाहिए, बी सबसे कम, बी सबसे कम। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कंपटीशन चल रहा है। फिर अमोनिया की हो जाएगी उसके बाद अमोनिया, तो अमोनिया कहां है, ए में, तो बी के बाद ए होना चाहिए, जबकि इधर क्या है, बी के बाद डी है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, अरे रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, अरे राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा। पहला कंसेप्ट मैंने ये लगाया, टेट्राहेड्रल के लिए ये एनर्जी गैप है, ये सबसे कम है, ऑक्टा के लिए ज्यादा है, और स्क्वायर प्लेनर होता तो उसके लिए और भी ज्यादा हो जाता, पर अभी हमको टेट्राहेड्रल और कौन सा दिया है इसने, ऑक्टाहेड्रल। तो ये टेट्रा में कम है एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी क्या कम चाहिए, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा, तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तो चतुष्फलकीय कहां था, यहां था C में। कि सर आपको पता कैसे चला ये चतुष्फलकीय है, अरे कॉपर H2O है ना, समन्वय संख्या 4 है, समन्वय संख्या क्या है आपके 4, 4 पे क्या चतुष्फलकीय जरूर थोड़ी, स्क्वायर प्लेनर भी तो हो सकता है, आपने लिखा है वर्गाकार समतल। अरे देख लो ना यहाँ, ये चतुष्फलकीय है भैया ना, ये कैसा है, अरे चतुष्फलकीय है। क्यों है, आप देख लो यहाँ, अरे कॉपर का कितना है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ कॉपर Cu+2 में है भैया ना, और Cu+2 का मतलब अरे D9, Cu+2 का मतलब क्या है, D9। क्यों, 3D10 4s1, एक S से गया एक D से गया, 3D9, और D9 और D8 जब भी होते हैं ना, तो उसमें या तो चतुष्फलकीय होता है या फिर आपके वर्गाकार समतल होता है, स्क्वायर प्लेनर। अब वहां
देख लो लिगेंड कैसा वीक है, तब तो कैसा हो जाएगा D9 के अंदर, अरे D9 के अंदर क्या हो जाएगा आपकी चतुष्फलकी हो जाएगा। कैसा हो, लिगेंड कैसा है आपके वीक। तो यहां देख लो ना, 3D की मेटल है, लिगेंड कैसा है वीक, तो पेयरिंग करेगा नहीं। तो पेयरिंग करेगा क्या, 9 तो ये है ही वहां पे से पेयरिंग होगी कहां, ठीक है ना। तो कौन सा संकरण हो जाएगा आपके, अरे sp3, sp3 का मतलब चतुष्फलकीय, sp3 का मतलब क्या हो जाएगा चतुष्फलकीय। तो ये चतुष्फलकीय है आपके, है ना, कौन सा है चतुष्फलकीय, ठीक है ना। अगला देखो, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सिस्ट्रांस समअवयवों के रूप में पाया जा सकता है। यानी ये कह रहा है इनमें से कौन है वो सिस्ट्रांस समअवयवता दिखा रहा है। सिस्ट्रांस का मतलब अरे ज्यामितीय समअवयवता होगी आपकी, कौन सी ज्यामितीय समअवयवता, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा है भाई, अरे ज्यामितीय समअवयवता की बात कर रहा है। क्यों सिस्ट्रांस, ज्यामितीय समअवयवों को सिस्ट्रांस इजेड इनसे दिखाते हैं, तो ये ज्यामितीय समअवयवता की बात कर रहा है ना। और सिस्ट्रांस के लिए क्या होना जरूरी है, तो सारे इन इन, और ये क्या है साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन, यानी जो आपके है ना साइक्लो कंपाउंड होते हैं आपके रिंग वाले कंपाउंड, उनमें भी है ना रिंग के अंदर क्या पाई जाती है आपकी, अरे जो रोटेशन है वो आपके हिंडर्ड हो जाता है ना, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इस वजह से वो भी क्या दिखाते हैं ज्यामितीय समअवयवता। अब देखो पेंट वन इन, अरे पेंट वन इन तो ऐसा है आपका, ये पेंट वन इन है, ये क्या है आपका, अरे ये पेंट वन इन, और देखो यहां CH2 यानी इस पे क्या है 2 H है ऐसे, अरे एक H ये एक H ये। और देखो सिस्ट्रांस समअवयवता के लिए क्या जरूरी है, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों ग्रुप ये सेम नहीं होने चाहिए ना, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। इधर तो देखो H और एक ग्रुप ये है, ये तो डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप भी कैसे होने चाहिए डिफरेंट, इधर वाले दोनों कैसे, अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इधर वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब तो वो सिस्ट्रांस दिखा देगा, और नहीं तो नहीं दिखाएगा, इसका मतलब ये नहीं दिखाएगा। ऐसे देखो आप इसको बना लो 2 मैथिल हेक्स वन, ये 2 इन, 2 मैथिल हेक्स 2 इन, 2 मैथिल हेक्स 2 इन, ये लो, एक सेकंड, ये देखो ऐसे हो रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6, और 2 मैथिल कह रहा है हेक्स, हेक्स तो ये हो गया, 2 इन है, 2 पे मैथिल कह रहा है ना, 2 पे मैथिल, ये लो, तो 2 पे मैथिल का मतलब क्या हुआ, अरे ये CH3 आ गया आपके, और देखो ये तो वही बात होगी ना ऊपर वाले की तरह, ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए आपके, अरे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों मैथिल कैसे हैं समान, इसका मतलब ये भी नहीं देगा आपके। एक देखो ये वाला, इसमें ये ऐसा है साइक्लोप्रोपेन और 1 1 डाइमेथिल, अरे 1 1 डाइमेथिल का मतलब CH3 और ये CH3, तो देखो यहां भी फिर से क्या आ गया आपकी, अरे दो ग्रुप कैसे आ गए आपके समान, तो इसका मतलब ये भी आपके नहीं दिखाएगा। बचा कौन, ये आपके दिखा देगा कैसे, देखो साइक्लोहेक्सेन कह रहा है, साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन देखो ऐसा होता है, ये लो, ये साइक्लोहेक्सेन, और ये कह रहा है 1 2 डाइमेथिल, अरे एक तो यहां आ रहा है आपकी मैथिल, ये लो एक मैथिल आपके यहां आ रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन में देखो, और यहां क्या है जब मैथिल आ रहा है तो यहाँ एच जुड़े हुए, तो देखो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट, वो भी कैसे हैं डिफरेंट, इसका मतलब ये आपके क्या दे देगा, अरे ये वाला आपके ज्यामितीय समअवयवता दे देगा, ये वाला आपके ज्यामितीय समअवयवता दे देगा। अगला देखिए, अगला फिजिकल का सवाल है आपके 59, देखिए बढ़िया सवाल है ये। क्या कह रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड 3 चरणों में आयनित होता है, अरे फॉस्फोरिक एसिड ये होता है भैया ना H3PO4, और देखो 3 चरणों में आयनित होता है, ऐसे होता है देखो, अरे एक दे देगा पहले, एक H देगा, तो ये ऐसे बन जाएगा H2PO4 माइनस और ये H प्लस, ठीक है ना। फिर क्या होगा H2PO4 माइनस, अरे इससे H प्लस निकलेगा, तो ये क्या बना देगा आपके HPO4, अरे -2, और ये H प्लस, और फिर से देखो ये HPO4 -2, इससे एक H प्लस और निकलेगा, तो ये क्या बनेगा आपके PO4 -3, और ये H प्लस, ये H प्लस, ठीक है ना। देखिए
इसको मैं, भाई ये पहला H प्लस निकला ना, तो इसको मैं Ka1 कह दूं, इस स्टेप वाले को, इस स्टेप वाले को Ka2, और इसको मैं कह दूं Ka3। और देखो, अरे ये रिएक्शन को जोड़ दो ना, फिर तीनों रिएक्शंस को जोड़ोगे आप, तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, इससे आपकी ये कट जाएगा, तो क्या बचा, अरे H3PO4 से क्या बना, देखो H H H, तीन तो H है, तो 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। ठीक है ना, तो तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ने पे ये क्या आई, अरे ये ओवरऑल अभिक्रिया आई आपकी, ओवरऑल, और ओवरऑल आई, तो इसका मैं जो है ना आयनन स्थिरांक है उसको के दूं। वैसे तो अपन इसको ना साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम कह दो आप ना, या केसी कह दो, कुछ भी कह दो आप। पर इसने क्या कहा है कि फास्फोरिक अम्ल 3 चरणों में आयनित होता है, कर दिया पर ने आयनित। इसके आयनन स्थिरांकों के मान क्रमशः Ka1, Ka2, Ka3 हैं। ठीक है, और जबकि इसके समग्र आयनन स्थिरांक है, यानी जो संपूर्ण अभिक्रिया है, इसका आयनन स्थिरांक क्या कह दिया इसने, के कह दिया। तो अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है, अरे सत्य है, सत्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सत्य। और देखो जब है ना, अरे दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं ना, तो उसकी जो नेट अभिक्रिया आती है ना, तो उसका जो आपके आयनन स्थिरांक होता है ना के, अरे उसका आयनन स्थिरांक के जो होता है आपके, उसका आयनन स्थिरांक के होता है, वो क्या होता है, अरे ये जो है ना प्रत्येक अभिक्रिया है ना, इसके आयनन स्थिरांक का गुणनफल होता है ना, तो के बराबर क्या होगा आपके Ka1 इंटू Ka2 इंटू क्या होगा आपके Ka3। टोटल जो आयनन स्थिरांक है वो सभी अभिक्रियाओं का जो है ना, ये आयनन स्थिरांक उनका क्या होता है, गुणनफल। सभी अभिक्रियाओं के आयनन स्थिरांकों का क्या होता है, गुणनफल। अब इसने हमको क्या है, देखो ऐसे दिया है, अरे मैं इसका लॉग ले लूं तो ये क्या हो जाएगा आपके लॉग के बराबर, जैसे लॉग m इंटू एन नहीं करते, लॉग m प्लस लॉग n, ये गुना में दो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली, अरे लॉग Ka1 प्लस क्या होगा लॉग Ka2 प्लस क्या हो जाएगा आपके लॉग अरे Ka3। तो इसने यही तो दिया हमको, लॉग k बराबर लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है। अगला कहा है इसने, देखो H3PO4 H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 से अधिक प्रबल अम्ल है, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। कारण क्या है, देखो एक H प्लस निकला, अब क्या बना, दूसरा ऋणावेशित स्पीशीज बन गई आपके, जो संयुग्मी क्षार बना ना, अरे एसिड H प्लस देता है अपना संयुग्मी क्षार बनाता है, ठीक है ना, तो H प्लस निकला, ये बना। अब ऋणावेशित आयन से अपन क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रोटॉन निकाल रहे हैं H प्लस के रूप में, पहले से नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, और अपन H प्लस निकाल रहे हैं, तो H प्लस निकालेंगे तो क्या होगा, अरे वो H प्लस में निकलने का विरोध करेगा ना, क्यों, आपके उसमें आकर्षण हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में आकर्षण होता है ना आपके, अरे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये H प्लस को निकलने नहीं देगा, तो आसानी से नहीं देगा, तो वियोजन स्थिरांक घट जाएगा। फिर यहाँ तो क्या है, एक ही माइनस था, अब की बार तो 2 माइनस आ गया ना, तो अब H प्लस का निकलना तो और भी क्या हो जाएगा, मुश्किल, इसलिए Ka3 कैसा हो जाएगा, कम। तो आपके जो ये बहुप्रोटॉनिक एसिड होते हैं ना, बहुप्रोटॉनिक का मतलब एक से ज्यादा प्रोटॉन देते हैं, तो उनमें आयनन स्थिरांक का मान है ना, वो घटता जाता है ना, जैसे पहले निकल रहा है न्यूट्रल से, तो आयनन स्थिरांक ज्यादा आसानी से निकल रहा है, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उच्च आयनन स्थिरांकों के मान घट जाते हैं, यानी Ka1 अरे ज्यादा होगा, Ka1 आपके क्या होगा, अरे ज्यादा किससे, Ka2 से, और Ka2 ज्यादा होगा किससे, Ka3 से, ठीक है ना। बहुप्रोटॉनिक का मतलब एक से ज्यादा प्रोटॉन देते हैं ऐसे एसिड, उनमें उच्च आयनन स्थिरांक जो है आपके, उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो Ka1 ज्यादा Ka2 से, और Ka2 ज्यादा Ka3 से, ये तो हमसे कह रहा है ये, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका राइट। और जब Ka1 ज्यादा है तो आपको पता ना ये स्ट्रॉन्ग ही होगा, ये कैसे हैं दोनों वीक। तो कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ना, तो नेगेटिव चार्ज आयन उससे पॉजिटिव चार्ज आयन को निकालना क्या है मुश्किल, तो अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसलिए आसानी से नहीं निकलेगा। अगला क्या है, इसका मतलब ये सही है हमारा, ये सही है, ये सही है, ये ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, अरे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है केमिस्ट्री में, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला इसने, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना। Ka1 बराबर क्या है, Ka3 प्लस Ka2 अपॉन 2, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब डी जहां आ रहा है उसको तो काट दो आप ऐसे, तो डी यहां आ रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा। और तो क्या है, ए बी सी सही है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, केवल ए बी और सी, केवल ए बी और सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा देखो लेंथी है ना सवाल, बाकी कर सकते हैं आप। कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनमें समय बहुत कम लग रहा है, तो आपको उदाहरण है
अटेम्प्टिंग कर सकते हैं, तो उधर से है ना उसको जल्दी करके और समय को बचा सकते हैं आप। अगला देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी उत्पाद के रूप में बेंजीन नहीं देती, यानी इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो बेंजीन नहीं दे सकती। देखो ये, अरे ये तो क्या है आपके, ये डीकार्बोक्सिलेशन है आपके, वी कार्बोक्सिलीकरण या वी कार्बोक्सिलन, एनसीईआरटी की लैंग्वेज कहो तो वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें तो क्या होगा आपके, अरे इधर से ये निकल जाएगा ना, ये सोडा चूना ऐसा होता है ना, सोडा चूना, अरे NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO, ये सोडा चूना है ना, वैसे तो इसको वो बोलते हैं ना, सोडा लाइम बोलते हैं इसको, सोडा चूना, इसने ऐसे लिख दिया सोडा चूना। इंग्लिश देखो सही होगी सोडा लाइम, ये रहा सोडा लाइम, अरे इंग्लिश सही है ना सोडा लाइम, तो अपने एनसीईआरटी में वैसे लिख देता है वो सोडा लाइम लिख देता है, पर इसमें सोडा चूना थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने के लिए एक को इंग्लिश लिख दिया एक को हिंदी लिख दिया, सोडा चूना। और हमको पता है ये क्या होता है आपके, अरे ये आपके 3:1 का मिश्रण होता भी है ना, 3:1 का, 3 भाग NaOH 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या है इसका मिश्रण, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है आपके सोडा चूना, या इसी को क्या कह दो आप, अरे इसी को आप कह दो सोडा चूना कह दो इसको, या सोडा लाइम कह दो, एक ही बात है। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से तो, अरे इससे तो बेंजीन बनेगा, क्यों, यहां से देखो ये, अरे ये पूरा निकल जाएगा ऐसे, ये पूरा इधर से ये निकल जाएगा, ये सारा का सारा, और ये जो H है ना ये, अरे ये H इस पे आके जुड़ जाएगा, तो इससे तो आपके क्या बन जाएगा, अरे इससे तो आपके बेंजीन बन जाएगा, इससे तो क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन बनेगा आपके, ठीक है ना। ये सोडियम लवण दे दिया इसने, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। इसमें देखो आप N-हेक्सेन, और ये मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड दे रखा है, और देखो हाई टेम्परेचर दे रखा है 773 केल्विन, 10 से 20 ATM प्रेशर, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है अभिक्रिया एरोमेटाइजेशन के नाम से, एरोमेटीकरण, या उसको पुनर्संभवन भी कह सकते हैं, रिफॉर्मिंग, ठीक है ना। तो इससे भी आपके क्या बनेगा, अरे इससे भी आपके बेंजीन बनेगा, ये लो। तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपके, एरोमेटीकरण, एनसीईआरटी में दे रखी है ये, ऐसे कैसे, या इसी को पुनर्संभवन भी कहते हैं आप हिंदी में कहो तो, पुनर्संभवन, ठीक है ना, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये देखो ये अभिक्रिया तो इंपॉर्टेंट है, अरे ये एसिटिलीन है, इसको ना रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं, और वो टेम्परेचर कितना है देखो 873 केल्विन, ये भी एनसीईआरटी में है। इससे भी आपके क्या बनती है, अरे इससे भी आपकी बेंजीन बनती है ना, ये एक्स तो मैं दिखा रहा हूं वैसे है ना, दिखाना चाहे दिखाएं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इससे भी क्या होगी आपकी बेंजीन बन गई। इससे देखो ये बेंजीन डाइओजेनियम लवण है, और इसको अरे जल के साथ गर्म कर रहा है, तो हमने पढ़ रखी बेंजीन डाइओजेनियम लवण की रिएक्शन, कि जब भी बेंजीन डाइओजेनियम लवण को अरे गर्म जल के साथ में ना, या जल के साथ गर्म करते हैं तो इससे फिनॉल बनता है ना, अरे बेंजीन नहीं बनता, इससे क्या बनता है, अरे इससे फिनॉल बनता है, क्या बनता है बच्चों, फिनॉल। और ध्यान रखें फिनॉल का एक नाम और है, अरे फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं भैया ना, ये ध्यान रखना, कार्बोलिक एसिड कई बार पूछ लेता है, फिनॉल का ही नाम क्या है, अरे कार्बोलिक अम्ल। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखें आप, फिनॉल का ही दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। तो देखो मैं आपको है ना 4 ऑप्शन है, चारों को सॉल्व करके बता रहा हूं ना एक्सप्लेनेशन, तो ऐसे नहीं है ना आपके 45 सवाल, 45 से मान के चलो आपके ना अरे 150-200 सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके एक ही पेपर में। भाई और भी कंसेप्ट बता रहा हूं ना आपको, आपको ये तय नहीं कि आंसर देना है, अभी पेपर लगा जस्ट आते हैं ना टीचर धर आंसर दे रहे हैं, बस ऐसे थोड़ी करना है, अपन को सॉल्व कर रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कि अगर भविष्य में अगर पेपर आता है, आप अगले साल पेपर देते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड वगैरह कैसे लाएंगे, ठीक है ना। देखिए 60 यानी 15 क्वेश्चन कर लिए हमने। अगला देखिए, हाँ जी, ये देखिए ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल है, कौन सी से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसने कहा एक एकल क्षारीय द्रव्यमान अम्ल के लिए 0.050 मोल प्रति लीटर विलियन की मोलर चालकता, अरे ये कंसंट्रेशन दे रखी है हमको, ये क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, इस पर विलियन की मोलर चालकता लैम्बडा m कह दिया इसने हो, तो इसकी वियोजन की मात्रा मींस अल्फा कह रहा है, और अल्फा कैसे निकालते हैं, अरे किसी दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो देखो ये सांद्रता पर इतनी मोलर चालकता दे रखी है, तो कह रहा है यदि एक एकल क्षारकीय दुर्बल अम्ल के 0.050 मोल प्रति लीटर विलियन की, यानी ये कंसंट्रेशन दे रखी है और उसकी मोलर चालकता इतनी है, तो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता दे रखी है अपन को,
कितनी है 90, ये लो अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता नहीं है हमारे पास, तो कैसे करेंगे हम? अरे उसके लिए इसने वैल्यू दे दी हमको, ये कैटायन की एनायन की क्या दे दी इसने हमको, अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे दी, तो हम कोलराउस का नियम लगा देंगे। किसका नियम? कोलराउस का नियम। और कोलराउस क्या कहता है कि किसी भी विद्युत अपघटन की जो सीमांत मोलर चालकता है यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता, वो उसके आयनों की अरे सीमांत मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है? बराबर। तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे यहां से, तो लैम्बडा इनफाइनाइट एम बराबर कितना हो जाएगा? अरे 349.6 प्लस ये कितना हो जाएगा आपकी 50.4, तो 349.6 और ये 50.4 को इसमें जोड़ दो 350 हो जाएगी, और वो 50 तो कितनी हो गई? अरे 400 हो गई। कितनी हो गई? अरे 90/400। तो आप क्या करो इसको, अरे 10 से 10 काट दो, आप 4 का भाग लगा लो, कितना आएगा? 2.25। पर आप क्या करेंगे? अरे 10 का भाग और लगाएंगे तो 0.225, 0.225 काट लो, अब 4 का भाग लगा लो 2 में, 2.25 आएगा। ये तो 40 है, 10 का लगाना है, 0.225 कहां रहा है? ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कहां है? ये लो, सीधा सवाल है। वियोजन की मात्रा पूछिए, तो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? वियोजन की मात्रा। और ये कैसे निकाला? अरे ये ऐसे निकाला अपन ने, लैम्बडा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्बडा माइनस इनफाइनाइट। इसने 0 लिखा है, मैंने इनफाइनाइट लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, एनसीईआरटी में 0 लिखता है वो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 62। देखिए 62 में क्या है आपके, देखिए थोड़ा सा ना आपको ये इंग्लिश भी काम लेनी है ना, कई बार है ना। अरे हिंदी जो है ना आपकी, हिंदी काम नहीं करती है, थोड़ा सा उसकी इंग्लिश वर्जन भी देख लें अपन। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इसने कहा है परिकल्पित शून्य आबंध क्रम वाला, यानी एक हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल है विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्विट स्टेबल। अरे एक है ना हाइपोथेटिकल काल्पनिक है ना, इसने क्या मान रखा है? अणु, और कह रहा है कि एक काल्पनिक अणु है और उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, अरे बॉन्ड ऑर्डर वो क्या है? अरे बॉन्ड ऑर्डर 0 कह रहा है, और एमओटी के अकॉर्डिंग क्या है? अरे बॉन्ड ऑर्डर 0। तो इसका मतलब ऐसा अणु बनेगा क्या? उस अणु का बनना संभव ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अरे किन्हीं भी 2 परमाणु के बीच अणु में है ना उपस्थित परमाणु के बीच बंधों की संख्या ही तो बंध क्रम कहलाती है। जब बंध बनेगा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0 तो बंध बन ही नहीं रहा, तो फिर अणु बनेगा कैसे? तो ये कह रहा है कि परिकल्पित शून्य आबंध क्रम वाला एक द्विपरमाणु का अणु काफी स्थायी होता है। अरे स्थायी क्या? ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसे कहा है इसने भाई परिकल्पित का मतलब, अरे एक काल्पनिक है ना द्विपरमाणु का अणु, द्विपरमाणु का मतलब 2 परमाणु से मिलकर अणु बना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ये कह रहा है 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 तो वो अणु बनेगा ही नहीं, अरे वो अणु बनेगा ही नहीं। तो ये तो कह रहा है काफी अधिक स्थायी, ये तो गलत है। जैसे जैसे आबंध क्रम बढ़ता जाता है आबंध लंबाई बढ़ती जाती है। अरे हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर और जो बॉन्ड लेंथ है आपके, अरे उसमें कैसा रिलेशन होता है? आपके व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है, जबकि इसने क्या कहा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी। इसका मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दोनों ही रॉन्ग है, दोनों सत्य हैं, गलत, दोनों असत्य हैं, बिल्कुल दोनों असत्य हैं। एक सत्य दूसरा असत्य, ये असत्य ये सत्य ये गलत, दोनों ही स्टेटमेंट कहते हैं आपके रॉन्ग। ठीक है ना, जैसे एमओटी के अकॉर्डिंग He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 तो इसका मतलब वो अणु बनेगा ही नहीं, स्थायी तो छोड़ो। अगला देखिए निम्नलिखित संकुल यौगिकों में से किस संकुल यौगिक के विलयन में अरे न्यूनतम चालकता होगी? ये कह रहा है न्यूनतम चालकता। तो देखो चालकता क्या है आपकी? अरे चालकता जो है ना आपकी, आयनों की संख्या जो जितनी ज्यादा होगी आपकी, अरे आयनों की संख्या ज्यादा होगी, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकता का मान उतना ही क्या होगा आपके? ज्यादा। अब देखो यहाँ तो कोई आयन है नहीं, अरे ये तो क्या है आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, समन्वय सत्ता, ये तो टूटती नहीं है ना, केवल इसके साथ काउंटर आयन होता है वो टूटता है। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ तो आयन कैसे हैं? अरे 0। अरे यहाँ तो आयन कैसा है? 0। और यहाँ भी देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ भी आयन कैसा है? 0। जबकि यहाँ देखें आप तो ये तो ऐसे टूट जाएगा ना, अरे इसके ऊपर +3, इसके ऊपर ये ऐसे टूटेगा, देखो अरे ये ऐसे टूट जाएगा, देखो ऐसे, देखो टोटल आयन 4 होंगे। अरे ऐसे एक तो ये पूरा डिब्बा, इस पे तो आएगा +3 चार्ज, और ये 3 क्या है? Cl-। इसका मतलब इसके 1 मोल से उसके 3 मोल तो Cl- और 1 मोल ये, अरे इसके अंदर डिब्बे के अंदर तो ये सब कुछ लिखा पड़ा है,
ठीक है ना। और इसको तोड़ेंगे तो इससे दो CO NH3 का होल 5 और ये Cl, ये Cl और इस पे प्लस और प्लस Cl माइनस। इससे कितने मिल रहे हैं? अरे दो मोल आयन मिल रहे हैं ना, एक तो ये और एक ये पूरा अरे कॉम्प्लेक्स, तो दो हो गया ना। तो सबसे ज्यादा चालकता पूछे तो इसकी हो जाएगी, उसके बाद इसकी, वह दोनों में 0 0 है। तो NTNS के दोनों ही आंसर माने हैं ना आपके, जो NTA है ना, अरे उसने दोनों ही आंसर माने हैं, क्योंकि दोनों में ही आयन क्या है? 0 0, कोई आयन नहीं है, इसका मतलब इनकी चालकता 0 हो जाएगी। दोनों ही आंसर क्या है? राइट। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है ना। NTA ने दोनों ही ऑप्शन माने, किसी ने ये किया वो भी सही, ये किया वो भी सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो ये सवाल जरूर आते हैं, ऐसे सवाल जरूर आते हैं। अरे वेस्पर से सवाल और आपके संकरण से सवाल जरूर आता है, वेस्पर थ्योरी से और संकरण से सवाल आपके 100% आता ही है ना, कोई सा कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, इनऑर्गेनिक में इससे सवाल आता ही है। और देखें तो देखो XeO3 में आपके संकरण कौन सा है? अरे XeO3 में संकरण हो जाएगा आपके sp3। तो संकरण निकालने के कई तरीके हैं ना, सब अलग अलग फॉर्मूले, कोई कैसे निकालता है कोई कैसे, है ना। जैसे अब मैंने तो इसको ऐसे निकाल दिया, मान लो ना। अरे संकरण n का मान निकालते हैं पहले ना, तो V प्लस अरे हाफ M प्लस C माइनस A, ऐसे कर लो, माइनस A, ठीक है ना। M तो क्या है? मोनोएटॉमिक है ना आपके, कोई एक परमाणु का आयन ले लो, मोनोएटॉमिक है ना आयन। मोनोएटॉमिक आयन क्या कहोगे आप? एक परमाणु का ना कोई स्पीसीज है ना, मोनोवेलेंट एटम, यानी एक परमाणु, मोनोवेलेंट मतलब एक संयोजी परमाणु, सॉरी है ना, एक संयोजी परमाणु, उनकी संख्या। और C क्या है? कैटायन का चार्ज, A क्या है? एनआयन का चार्ज। कैटायन का चार्ज है तो वो जोड़ दो, एनआयन वाले को घटा दो, दो का भाग लगा दो। अब ये तो देखो सबका अलग अलग तरीका है ना, तो अभी तो मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूं ना, ठीक है ना। बाकी अपन है ना नीट की और जेई की क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना इसी चैनल पर, सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पर ही आपके सारी क्लासें स्टार्ट करेंगे ना, किसकी? नीट और जेई, है ना, नीट जेई मेंस दोनों की क्लासेस स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अभी तो अपन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले, देखिए। और 11th 12th का मैंने पूरा सिलेबस था ना यूट्यूब पर डाल रखा है, 11th 12th का पूरा सिलेबस आपके एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस वगैरह डाल रखे हैं आपके, ठीक है ना, उनको भी आप देखें भाई। 11th 12th आपका बेसिक अच्छा है तो आप आगे की चीजें सारी तैयार कर सकते हैं। बेसिक ही आपका अच्छा नहीं है ना, कई बच्चे तैयारी करने के लिए चले जाते हैं और उनका बेस बहुत अच्छा नहीं होता, फिर उल्टे लौट के आ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते जाता है ना। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अभी फॉर्मूले को छोड़ो, अभी तो मैं बता देता हूं आपको। अरे इसमें संकरण कौन सा? sp3। तो देखो sp3 तो केवल यही मिल रहा है, तो ए में क्या हो गया आपके? sp3 और sp3 है, यहाँ तीन क्या है आपके? बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है, पिरामिड शेप हो जाएगी आपकी। तो ए में टू देखो, यहाँ ए में टू, यहाँ चार, चार गलत हो गया। XeF2 देखो, इसमें निकालोगे 8 और 2 10 और 10/2 5, n का मान 5, तो संकरण sp3d, और संकरण sp3d यहां पे है, और तो है ही नहीं कहीं, संकरण से काम चल रहा है, ये लो। और रेखीय हो जाएगा आपके ना, लीनियर, लीनियर रेखिक को लीनियर बोलते हैं। तो बी में कौन सा? एक, बी में एक, बी में एक। XeOF4 8 4 12/2 6, और n का मान 6, तो संकरण sp3d2। ये sp3d2 C में 4 देख लो आप, C में 4 यहां आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर यही है। और XeF6 8 6 14/2 sp3d3, ये विकृत अष्टफलक हो जाएगा आपके, ये स्क्वायर पैरामिडल हो जाएगा sp3d2 वाला। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, कि वेस्पर और संकरण, अरे ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो 64। इसके बाद देखिए आप अगला, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, देखो आपको पहले एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं पढ़ा ना इसको, फिर छोटा कर देंगे ना, या ऑप्शन देख लेंगे पहले ना। देखिए इसको थोड़ा बड़ा ही रहने दो, ये लो, तो आपके ना पहले क्वेश्चन तो समझ में आए। देखिए ये एक अभिक्रिया दे दी इसने, कार्बन 2s2, इससे CH4 बना रखा है, और इसके लिए डेल्टा H देखो इसने लिख रखा है। और किसी भी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है भैया आपके ना। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
और अगर डेल्टा एच कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी। तो ये कह रहा है निम्नलिखित आरेखों में से, यानी ये आपको ग्राफ दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आरेख ऊपर दी गई अभिक्रिया का यथार्थ निरूपण करता है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए सही है। अरे देखो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा एच क्या होता है, अभिक्रिया एंथैल्पी होती है भैया ना। अरे डेल्टा एच क्या होती है आपकी अभिक्रिया एंथैल्पी, और ये क्या होती है आपके एचपी माइनस अरे एचआर। डेल्टा एच क्या है आपकी अभिक्रिया एंथैल्पी, और ये क्या होती है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कब आएगा, देखो अरे ये वैल्यू कम हो, ये वैल्यू ज्यादा हो, नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर है और प्रोडक्ट का नीचे है, वो ऊष्माक्षेपी का होता है। रिएक्टेंट का नीचे, प्रोडक्ट का ऊपर, तो वो कौन सा होता है आपके ऊष्मा शोषी होता है। तो इसका मतलब अरे यहां ग्राफ कैसा आएगा आपके, ऐसा ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ आएगा आपके, एक सेकंड, ये लो, इस तरीके का ग्राफ आएगा आपके। यानी ये तो क्या है आपकी, अरे ये तो रिएक्टेंट की क्या है आपकी एंथैल्पी, और ये किसकी है, अरे ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है आपकी। और ये जो है ना आपके, अरे ये एनर्जी गैप, ये वाला गैप है, अरे ये ही क्या है डेल्टा एच। और ये डेल्टा एच कितना दे रखा है हमको, अरे ये दे रखा है आपके कितना, माइनस का 74.8 किलोजूल पर मोल। ये लो, यानी ऐसा ग्राफ आना चाहिए आपके। ये तो रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, सही है। देखो ये, अरे ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, ये किसका है, रिएक्टेंट का। इसका मतलब ये सही है, ये डेल्टा एच ही है, सही है, ठीक है ना। पर औरों को भी चेक कर लेते हैं। देखो हमारा राइट आंसर तो मिल गया हमको, अरे राइट आंसर तो हमारा मिल गया, यही है। पर यहां देखो रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, ये तो गलत। अगला देखो, अगला देखो आप, यहां से देखो रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, ये तो सही बात है। लेकिन इसने अरे ये लिख दिया इसने, ये 74.8 है, अरे ये 74.8 नहीं है, ये तो क्या है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी दी उसने 74.8, उसने तो क्या दिया हमको डेल्टा एच। ये वाली वैल्यू कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी गैप है, इसको क्या कह रहा है, ये अभिक्रिया एंथैल्पी, ये दिया है। तो इसका मतलब ये गलत। और एक और देख लो आप, ये वाला, ये तो वैसे ही गलत है, रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर, ये तो गलत है ना। ये दोनों उष्मा शोषी के हैं, वो उष्मा क्षेपी का है। तो ये गलत कैसे हुआ, समझ में आ गया। ऐसे पूछ ले देखो आपसे। अगला देखिए आप 66 में देखो आप, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, आपको मिलान करना है। इधर इसने एग्जांपल दे रखे हैं, इधर विलियन का प्रकार दे रखा है कि विलियन का प्रकार कौन सा होगा, विलियन का प्रकार कौन सा होगा। देखो मैच करते हैं। देखो मिश्र धातु, ये तो सबको पता रहता है मिश्र धातु, ये मिश्रातु लिख रखा है, एनसीईआरटी ऐसे लिखती है मिश्रातु, ये बाकी मिश्र धातु है ना। ये देखो यहाँ, इधर इंग्लिश देख लो आप, अरे इसको अलॉय, अलॉय बोलते हैं ना अपन, अलॉय। ये देखो अलॉय, अरे ये रहा अलॉय, मिश्र धातु अपनी है ना, आरबीएसटी में मिश्र धातु बोलते हैं, ये मिश्रातु बोलती है एनसीईआरटी। तो देखो मिश्र धातु, अरे ठोस ठोस, दो धातुओं को मिलाते हैं तभी तो मिश्र धातु बनती है। जैसे जिंक और कॉपर को मिला दो पीतल बन गया, कॉपर टिन को मिला दो कांसा बन गया आपके, और बहुत सारी होती है आपके ना। इसका मतलब बी में आपके एक होना चाहिए, बी में एक ये रहा। यहां तो देखो दो है, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। और देखते हैं, देखो धुआं, स्मोक, अरे स्मोक क्या होता है आपके, जो ठोस कण होते हैं ना, कार्बन के कण, वो गैस के अंदर है ना परिक्षिप्त रहते हैं, वैसे दिया ना। अरे विलियन कौन सा, ये कॉलोइड विलियन है। अब इसने ऐसे नहीं कहा कौन सा विलियन पूछ रहा है, कॉलोइड पूछ रहा है या वास्तविक, क्यों विलियन है ना, वो आपके कणों की साइज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, एक आपके कॉलोइडी, एक निलंबन। तो इसने हमसे विलियन पूछा, ऐसे नहीं पूछा कौन सा है ना, कॉलोइडी वास्तविक ऐसे नहीं पूछा। तो ये देख लेते, धुआं कॉलोइडी विलियन है, कैसा है, कार्बन के कण ठोस है, ठोस गैस के अंदर है, तो क्या है ठोस गैस के अंदर, गैस में ठोस। तो आपके इंग्लिश ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। देखो अरे अलॉय सॉलिड इन सॉलिड, एम ठोस के अंदर ठोस है। स्मोक धुआं, धुआं क्या है, अरे कार्बन के ठोस कण है, वो गैस में परिक्षिप्त है आपकी। तो इसका मतलब सॉलिड इन गैस, ये सॉलिड इन गैस, 3 ही तो आ रहा है। आगे देखो अमलगम, अरे अमलगम तो आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, ये लो जिंक अमलगम। तो यहां क्या है, अमलगम कैसा है, लिक्विड है, जिंक कैसा है, ठोस। तो यहां क्या हो गया आपके, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो अमलगम क्या हो गया, ठोस में द्रव। और एक बचा क्या आपके, ह्यूमिडिटी, अरे नमी, वायु।
ये क्या है, नमी, सॉरी वायु नहीं, नमी, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, आर्द्रता, नमी। ये क्या है, अरे द्रव की बूंदे हैं, वो गैस के अंदर परिक्षिप्त है वायुमंडल में, वायुमंडल में वायु है, एयर, एयर के अंदर क्या है, द्रव की बूंदे हैं, कोहरे वगैरह लेते हो आप, आर्द्रता वगैरह। तो ये किसमें हो जाएगा, गैस में द्रव, यानी लिक्विड है किसमें, गैस में, लिक्विड इन गैस। तो थोड़ा इंग्लिश में देख लिया करो। तो फिर देख लो आप, ए में क्या है, सेकंड, ए में सेकंड ये रहा, पर वो तो काट दिया ना अपन ने पहले, ए में सेकंड देखो यहीं पे आ रहा है भाई, वो दो पहले ही काट दिया ना, तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो गया। बी में देखो आप एक चल रहा है, सी में देखो आपके 4 चल रहा है, और डी में आपके कितना चल रहा है, 3, डी में 3। ये तो आपके देखो सीधा है ना, रट्टाफिकेशन वाले सवाल है तो ना, ऐसे सवालों को ना, मतलब ऐसे चैप्टरों को ना बच्चे क्या स्किप कर देते हैं कई बार। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है पर आनी चाहिए आपको। आगे देखिए अगला, तो ये सवाल बढ़िया है, अच्छा सवाल, ये वाला देखिए, इसको पढ़ते हैं। देखिए आप, इसको थोड़ा नीचे करता हूं। हाँ जी, क्या दे रखा है, दी गई एमिनो को घटती है, घटते क्रम में कह रहा है क्षारीय प्रबलता का सही क्रम है, यानी घटते हुए ऑर्डर में क्षारीय प्रबलता का सही क्रम जमाना है आपको। तो इसने क्या दिया देखो हमको, एक तो एन मेथिल एनिलीन, तो एन मेथिल एनिलीन तो ये होता है देखो आपकी, अरे ये तो एनिलीन है आपके, और एन पे मेथिल का मतलब ये मेथिल हो गया आपके। एक बेंजीन एमीन, अरे बेंजीन पर एमीन का मतलब ये एनिलीन की बात कर रहा है, अरे बेंजीन एमीन का मतलब क्या है, ये बेंजीन और ये एमीन, इसका मतलब एनिलीन की बात कर रहा है। अगला देखो एथेन एमीन, एथेन एमीन तो आपका ये होता है, ये लो ये आपका एथेन एमीन हो गया, और एक एन एथिल एथेन एमीन, अरे एन एथिल एथेन एमीन का मतलब ये हो गया आपके, ये एन एथिल एथेन एमीन का मतलब ये हो गया डाई एथिल एमीन हो गया एक तरीके से। अब देखो इसने कहा है घटती हुई क्षारीय प्रबलता का सही क्रम। अब देखो हमको क्वेश्चन ही देना, तो हम क्या मानते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में मानते हैं क्या, एमीन की क्षारीयता। अगर वो हमको लिख दे गैसीय प्रावस्था में तो ठीक है, और नहीं दे तो फिर हम क्या मानते हैं उसको, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मानते हैं ना, विलयन प्रावस्था में, या जलीय प्रावस्था कह दे आपको, उसमें एमीन की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। और ये एनसीईआरटी में खूब अच्छे से पढ़ते हैं अपन। अरे ये ऑर्डर क्या होता है आपके, अरे 2 1 3, और अमोनिया तो दे नहीं रखा था, अमोनिया को रख दो, ये क्या है आपके ऑर्डर। और इसमें भी आप ये पढ़ते हो ऐसे कि अगर मैथिल ग्रुप है ये, अरे आर क्या हुआ आपके, मैथिल ग्रुप हो, मैथिल ग्रुप, तो फिर आप क्या लिखते हैं 2 1 3, यही रहता है ऑर्डर। पर एथिल ग्रुप आ जाता है आपके, अरे कौन सा ग्रुप, एथिल ग्रुप आ जाता है, तो फिर ऑर्डर उल्टा हो जाता है। कैसे, 2 तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, फिर कौन आ जाएगा आपके, अरे 3 और उसके बाद 1। अब देखो यहां से देखा जाए तो ये ऐसे हो रहा है, देखो अरे एनिलीन, एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है, अरे एलिफेटिक एमीन से कम होती है। कारण क्या है, इसका लॉन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, इस वजह से ये डीलोकलाइज्ड है। और जबकि यहां नाइट्रोजन पर जो लॉन पेयर है ना, अरे वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड। तो ये दोनों कैसे हैं, अरे ये तो एलिफेटिक हैं आपके, ये दोनों कैसे हैं, एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक एमीन की क्षारीय सामर्थ्य तो, अरे ये एनिलीन एरोमेटिक है ना, तो एनिलीन से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये दोनों ज्यादा हैं और ये दोनों कम हैं। तो इसने कौन सा क्रम पूछा है, घटता क्रम पूछा है। तो देखो यहाँ एथिल है, ये कैसा एमीन है, अरे ये 1 डिग्री एमीन है, जबकि ये कैसा एमीन है, 2 डिग्री एमीन। तो इधर भी एथिल, उधर भी एथिल, इधर एथिल। तो एथिल ग्रुप होता है तो ऑर्डर क्या होता है, 2 ज्यादा है 3 से, 3 ज्यादा है 1 से। यहाँ 3 तो दिया नहीं, 2 और 1 दे रखा, तो 2 ज्यादा होगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये होगा आपके चारों में। तो इसको देख लो ये कहां है, इसने तो एन एथिल एथेनामीन सबसे कम कर रखा है, गलत। एन एथिल एथेनामीन सबसे ज्यादा सही है, उसके बाद कौन है, एथेनामीन सही है। और फिर देखो इन दोनों में भी देखें ना, अगर ऑर्डर देखें अपन, तो यहां भी देखो अनुनाद में भाग ले रहा है ये कौन, लॉन पेयर, यहां भी अनुनाद में भाग ले रहा है लॉन पेयर। पर यहां अरे जो CH3 है ना, इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बजाय किसके, उसके। क्यों, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो फिर कौन हो जाएगा आपके, बेंजीन एमीन, बिल्कुल सही है। और एन, सॉरी बेंजीन एमीन नहीं, बेंजीन एमीन नहीं, बेंजीन एमीन दे रखा है, इसका ये गलत। तो फिर कौन सा होगा, एन एथिल एथेनामीन, फिर एथेनामीन सही है, फिर एन मेथिल एनिलीन, और सबसे कम कौन है, बेंजीन एमीन। यही हमारा क्या है, राइट आंसर। यहां तो देखो बेंजीन एमीन को ज्यादा कर दिया, इसका मतलब ये आंसर कैसा है, गलत। अच्छा सवाल है आपके, और यहां से जरूर आता है आपके, अरे ये सवाल जरूर आता है आपके यहां से, ये आपको ऑर्डर याद रखना है।
कि कुछ नहीं दे, गैसीय प्रावस्था कहता तब तो क्या होता ऑर्डर आपके 3-2-1, और गैसीय प्रावस्था में पूछेगा नहीं, ये विलियन प्रावस्था में पूछेगा आपकी, या जलीय प्रावस्था कहते हैं, एक ही बात है। उसमें ऑर्डर 2-1-3, और उसमें भी मैथिल ग्रुप है तब तो 2-1-3, और एथिल है तो 2-3-1, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस है वो थोड़ा सा ना डोमिनेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए अब 68 देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से उन्हें चुनिए जिनमें परमाणुओं की संख्या क्या है, अरे समान है, यानी किसमें परमाणुओं की संख्या समान है। इसने दे रखा है, देखो ये ग्राम में दे रखा है, इनके मोलर द्रव्यमान दे दिए सबके, और यदि हमारे पास मोल आ जाए कि जिसमें मोल ज्यादा, उसमें कणों की संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी ना। अरे जिसमें मोल ज्यादा उसमें कणों की संख्या यानी N0 कह दूं वो भी ज्यादा, और कण का मतलब अणु परमाणु आयन हो सकते हैं, तो इधर मैं कह दूं परमाणु, ये लो, ठीक है ना। और ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल है। वैसे वैसे देखा जाए तो N0 का मतलब यहां क्या हो गया, अरे ये अणु हो गया, और फिर हम देख लेंगे एक अणु में परमाणु गिन लेंगे अपन, तो जिसमें मोल ज्यादा उसमें कणों की संख्या भी ज्यादा, कण का मतलब अणु परमाणु आयनों की संख्या ज्यादा। क्यों, मोल बराबर N0 अपॉन Na, N0 कणों की संख्या, Na से गुणा करते हैं मोल को तो कणों की संख्या आ जाती है, तो Na तो सबके लिए फिक्स है। तो मैं पहले तो क्या करूं, इनके मोल निकाल लूं, तो इसके मोल निकालू मैं 212, वो 106, इसके मोल कितने आए, अरे 2 मोल, इधर लिख दूं मैं, इतना तो आपको आता है। इसके मोल कितने हैं, 2, पहले वाले के, ठीक है। और इसके कितने मोल हैं, देखो 248, वो 62 है, तो ये 4 मोल हो गया आपके सीधे, कट रहे हैं सीधे सीधे। ये 240, 4 6 का 24, ये 6 मोल हो गया आपके, और ये 2 से काटोगे तो ये भी कितना, 6 मोल, और ये 44 से काटोगे तो 5 मोल हो जाएगा। तो कणों की संख्या निकालोगे तो कण कौन है, कण का मतलब ये सारे अणु की फॉर्म में है ना, तो ये अणु आ जाएगा। तो अणु कितना, अरे अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लो, ये 2Na, ये कितना 4Na, ये कितना आपके 6Na, अरे ये कितना है बच्चों आपके 6Na, और ये कितना है 6Na, और ये कितना है 5Na। अब इसने हमसे क्या कहा है, परमाणु पूछा है इसने तुमसे, परमाणुओं की संख्या। तो बस एक अणु में परमाणु देख लो, यहां कितने, 2, अरे 2 तो सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो कितने हुए, 4 2 6, 6 से गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा 12Na। यहां कितने हैं देखो, 2 और 1 3, तो 3 से गुणा करोगे 3 चौको 12Na, परमाणु तो यहां भी इतने हैं। यहां कितने देखो, 1 2 3, 3 से गुणा कर दो 6 3 18, तो ये 18Na हो गए आपके। यहां कितने हैं आपके 2, तो यहां भी कितने हो जाएंगे आपके 12Na। अरे यहां भी 2 है ना आपके, एक हाइड्रोजन के अंदर, भाई हाइड्रोजन का अणु 2 परमाणु हो गए ना, यहां 2 और 1 3, तो 5 दिया 15Na। इसका मतलब परमाणु समान कहां है, अरे ये गुणा कैसे किया मैंने, ये 6 से गुणा कर दिया, ये 6, ये कितने से, 2 और 1 3 से, और ये कितने से गुणा किया 3 से, और ये कितने से किया 2 से, और ये कितने से किया 3 से, ये लो। अब देख लो समान कहां है, समान तो एक तो इसमें है, और एक इसमें है, और एक इसमें है, यानी पहले दूसरे में, यानी ए बी और एक कौन सा डी, ए बी डी, ए में, बी में और डी में। ए बी डी ऑप्शन कहां है हमारे पास, ए बी डी ये रहा, अरे ए बी डी ऑप्शन ये रहा हमारे पास, ए बी डी। देखो ये सी वाला तो है ही नहीं, सी जहां रहा उसको काट दो, और ई में भी नहीं है समान, तो ये भी काट दो, 12 12 है ना उनमें, तो जहां सी ये आपके हो रहा है, सी और ई आ रहा है, तो देखो सी यहां भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये लो। तो ये 68। अगला देखो 69, ये आपके विटामिन से सवाल है भैया ना। अब ऐसे सवाल तो देखो आपको ना डायरेक्ट याद होने चाहिए ऐसे, ये विटामिन से सवाल है आपके, देखो विटामिन से सवाल है, तो देखो इधर तो विटामिन का नाम दे रखा है, उससे हीनता जनित रोग, हीनता जनित रोग का मतलब अरे उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखो यहां विटामिन B12, तो B12 की कमी से तो आपको सीधे पता है कौन सा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है ना, पर्नीशियस एनीमिया। इधर इंग्लिश तो लिख रखी है पर्नीशियस एनीमिया, ये हिंदी में लिख रखा है प्रणाशी रक्ताल्पता, तो थोड़ा सा इंग्लिश भी याद रखें आप, पर्नीशियस एनीमिया। तो देखो ए में 4, देखो ए में 4 4, इसका मतलब ये गलत ये गलत, तो ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड कि 4 में से 2 को तो आप रॉन्ग कर सकते हैं, फिर 2 में से आंसर अपने आप निकल जाएगा। विटामिन डी, देखो विटामिन डी की कमी से तो अरे रिकेट्स रोग होता है, कौन सा रोग, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स, और वयस्कों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया, तो ये रिकेट्स देख लो आप। डी में 3, तो ए में 4, डी में सॉरी बी में 3, बी में 3, बी में 3, ये तो बराबर चल रहा है,
आगे देखो विटामिन B2, अरे B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है, होठों का फटना, ओष्ठ विदरण, होठों का फटना। तो ये क्या है आपके सी में एक, सी में एक यहाँ है, यहाँ तो दो है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा सही। और विटामिन B6, अरे B6 से तो मरोड़ पड़ना, कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन, मरोड़ पड़ना। तो कौन सा राइट ऑप्शन है हमारा? सेकंड। कौन सा राइट है भाई? सेकंड। चलिए ऐसे करते हैं, 24 क्वेश्चन हमने कर लिया आज, अब 21 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको हम करते हैं कल की क्लास में, यानी इसके दो पार्ट कर लेते हैं, क्यों एक पार्ट में थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो भी, है ना, ताकि आपको देखने में थोड़ा ना असुविधा रहेगी। और मैंने इसके साथ देखो आपको 24 क्वेश्चन करवा दी, पर 24 ही नहीं, एक में 4-4 ऑप्शन है, तो सारे एक्सप्लेन किया आपको ना, तो कम से कम मान लो, अरे ज्यादा नहीं तो आपके ना डबल क्या 3 गुना तो मान लो कम से कम, यानी 24 का 72, यानी कम से कम 70-80 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। बाकी 21 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको कल वाली क्लास में अपन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अपन हमारे जो सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज है उस यूट्यूब चैनल को देखें ना, क्लासें अच्छी लगे आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। सारे पेपर जितने भी आए ना आपकी, जितने भी अरे 20-30 सालों के सवाल है ना, ऐसे पेपर सारे सॉल्व कर लेंगे अपन। अभी अपन ने 25 से उठाया है, फिर है ना नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं अपन, फिर 24 वाला 23 वाला ऐसे ले लेंगे अपन धीरे धीरे करते करते, और सारे पेपर अपन सॉल्व कर लेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और आपको ये पीडीएफ आपको तो सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, उस पर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना बच्चों। चलिए और कर लेते हैं अपन, है ना, कल इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट।